Hello everybody, welcome back. In this video we are going to discuss the innovation. तो इनोवेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी या फिर न्यूनेस जो कि हम टीचर एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी का कंसेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग ये विश्वास हैं कि किस तरह से हम इनोवेशन से हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं या फिर डेवलपमेंट कर सकते हैं कंट्री की। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टीचिंग की, ठीक है। तो टीचिंग में या फिर बच्चे कितना लर्न कर रहे हैं, उसमें हम इनोवेशन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आईसीटी, ठीक है, पीपीटी का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारी बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है ना, चाहे वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कोई बच्चा देख के लर्न करता है विजुअली, उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को सुन के पढ़ना जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके होते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है इंटरेस्ट लेता है टीचिंग लर्निंग मेथड में। तो टीचर क्या करता है कि अपनी टीचिंग लर्निंग को और इम्प्रूव करने के लिए या फिर उसमें रिफॉर्म्स डेवलपमेंट करने के लिए इनोवेशन का इस्तेमाल करता है। इनोवेशन होता है कोई भी न्यू चीज़, न्यूनेस इन द यू नो अकम्पलिशिंग द गोल्स। तो हमारा गोल क्या है कि बच्चे लर्न करें। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि एक ब्लैक बोर्ड है ना, तो जब ब्लैक बोर्ड पे टीचर डिफरेंट डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करता है, चौक जो होते हैं ना, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, उससे इस्तेमाल करके वो क्लास में कुछ वर्ड्स लिख रहा है उससे, या फिर कुछ कार्टून बना रहा है रिलेटेड टू द टॉपिक। तो कहीं ना कहीं वो एक इनोवेशन कहलाती है। ये नहीं है कि वही वो ट्रेडिशनली यूज़ कर रहा है। यूज़ ऑफ कलर चॉक, जैसे कि ऑडियो विजुअल मटेरियल्स का इस्तेमाल करना, क्लास के अंदर कोई वीडियो दिखा दी रिलेटेड टू द टॉपिक, है ना, या फिर हमने बच्चों की प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है तो ऑडियो चला के सुनवा दी बच्चों को। इस तरह की इनोवेटिव मेथड जिसे हम कहते हैं, जिससे कि क्या होता है, एजुकेशन में इनोवेशन आती है। इससे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या फिर कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, और भी उसमें डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ इन द क्लासरूम, टेक्नोलॉजी का हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, टेक्नोलॉजी आज इंडिया में पॉश इलाका जो होता है, बिल्कुल जो रिच एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, बट रिमोट एरियाज़ में हम जाएंगे ना, आज भी हमें वहाँ पे डिजिटल बोर्ड तक नहीं मिलेगा। तो हम कैसे इसको इंक्लिनेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, अफोर्डेबल तो फ़ोन तो है ना, फ़ोन तो सबके पास है ना, फ़ोन टीचर के पास है, तो वो कैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है फॉर द इनोवेशन, फॉर द लर्निंग्स। तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल टीचर को आना चाहिए। रेडियो टेप्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि इनोवेशन जैसा काम करते हैं, कुछ न्यूनेस लाते हैं लर्निंग में। मेथड्स क्या क्या हैं, मेथड्स किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। देखो, पहले मेथड कैसे थे, लेक्चर वाले, अब कंस्ट्रक्टिव मेथड आ गया है। तो कंस्ट्रक्टिव मेथड क्या करता है, जिसमें हम एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट को रटवा रहे हैं, मतलब रटवा रहे हैं इन द सेंस कि उसको समझ में आ रहा है। प्रैक्टिसेस, ना सिर्फ वो उसको सिंथेसाइज कर रहा है, बल्कि उसको अपनी रियल लाइफ में भी देख रहा है। तो लर्निंग का पैमाना चेंज हो गया। प्रैक्टिसेस, किस तरह की प्रैक्टिसेस टीचर इस्तेमाल करता है। सो इनोवेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मेथड्स, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ताकि हमारी क्या हो, विकास हो, डेवलपमेंट हो, जिसमें हमारी लर्निंग पॉसिबल हो पाए। पर आज के जो आफ्टर कोरोना वी सी दिस कि हम घर पे रहे, हमारा जो नेट जो था वो फ्री हो गया। पीपल वर लाइक कि कुछ बनाना है तो गूगल पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो। एंड इस तरह से क्या हुआ कि हमारा जो इंटरनेट के साथ जो ज़्यादा कंज्यूमिंग थी, वो कोरोना के बाद हुई है ना। तो आप देख पाते हो कि बहुत सारे बच्चे गेमिंग शुरू कर देते हैं, अंडर एज ही। तो गेमिंग, रिमोट कंट्रोल्स उनके हाथ में होते हैं। वो अपना मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आज का जो एरा है वो हमारा डिजिटल एरा हो चुका है, जहाँ पर हर चीज़ हमें डिजिटली
एम्ब्रेस्ड होती हुई मिलती है। तो इनोवेशंस का मतलब है कि जिसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमारी जो लर्निंग्स है वो और इम्प्रूव हो। अब गेमिंग में क्या होता है, कोई भी गेम होती है जिसमें एक एक्सपीरियंस दिया जाता है इंडिविजुअल को, एक आर्टिफिशियल मतलब एनिमेशन के रूप में आपको एक गेमिंग में आपको एक तरीके का क्या दिया जाता है, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें आप अपने तरीके से एक घर ले सकते हो, वहाँ पे तुम फायरिंग कर रहे हो, है ना। इस तरह से एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो कि वर्चुअल एटमॉस्फेयर है, और वो कहीं ना कहीं एक गेमिंग एडिक्शन भी बन सकता है, और बल्कि इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है आपकी डेवलपमेंट के लिए। अप टू यू कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। तो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं आज की जो जनरेशन जो पैदा हो रही है ना, वो इसके साथ ही पैदा हो रही है। उसके पास फ़ोन है, उसको कुछ रोना है, रो रहा है बच्चा, तो उसको फ़ोन दे दिया, तो बच्चा राइमिंग सुन रहा है, कुछ रील्स देख रहा है। इंटरनेट के एरा है इस टाइम का, जिसमें वीडियो गेम्स खेल रहा है बच्चा, है ना। आज बुक्स होता था ना, ट्रेडिशनल सिस्टम जिसमें बुक्स से ही एकमात्र सहारा बुक ही होता था, कि लाइक बुक है, उसमें नोट्स हैं, वही रीड करके वही उसी के सहारे तुम आंसर लिख के आ जाते थे। बट आज के टाइम में तुम अलग अलग टीचर्स एक ही सब्जेक्ट के लिए देख सकते हो, तो उससे क्या हो रहा है, आपको वेराइटी भी मिल रही है और आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि अच्छे से अच्छा टीचर भी तुम्हें मिल सकता है ऑनलाइन, और बुरे से बुरा भी तुम्हें मिल जाएगा। अब ये है कि तुम उसमें कितना टाइम उसमें कंज्यूम कर दोगे, कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन से समझ में आ रहा है, अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हो, है ना। तो इनोवेशंस का मतलब है कि जिसमें आप डिजिटल टूल्स के फिर ई लर्निंग करते हो, और बहुत सारे तरीक़ों से आप अपने आप को समझा सकते हो, है ना। तो बुक बुक को आजकल रीडिंग जो बुक्स है वो एकदम अपार्ट हो गई है, और उसको रिप्लेस कर गया है फ़ोन, है ना। आप भी देख लो कि बीएड में हम कितनी बुक्स खरीदते हैं, हम बोलते हैं कि हम ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे, चल जाएगा काम। इस तरह से जो टॉयज़ हैं, जो कि एक एरा होता था जिसमें हम गेम्स खेलने के लिए तरसते थे, है ना। अब लोग बटन्स के थ्रू डिजिटली खेलते हैं गेम्स वगैरह। तो ये क्या है, इस तरह से जो ये है, कैसे हम एजुकेट हो रहे हैं, ये वाली जनरेशन किस तरह से एजुकेट हो रही है, अपने आप को, अपने वैल्यूज़ कैसे क्रिएट कर रही है, मोरालिटी कैसे बना रही है, ऑन द बेसिस ऑफ कि लोग क्या कह रहे हैं ऑन द सोशल मीडिया, ठीक है। टू आंसर दी सपोर्टिव इन्वामेंट, किस तरह का इन्वामेंट मिल रहा है, अपने आइडियाज़ कैसे शेप्ड कर रहा है, और वो किस तरह से तैयार हो रहा है, उसका इंडिविजुअलिटी कैसे तैयार हो रही है। तो कहने का मतलब है कि जो इनोवेशन है वो एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ शब्द है, जिसको इनोवेट कहते हैं। इसका मतलब कि कोई चीज़, बदलाव, जिसमें कोई भी चीज़ है उसमें चेंजेस लाना, चेंजिंग करके उसको एक न्यू परिवर्तन, मतलब एक न्यू चीज़ बनाना। जैसे कि ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम में अब बुक्स क्या होती है कि हम ऑनलाइन पढ़, बुक्स बाहर से हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑनलाइन पढ़ लेना है, सब कुछ हम फ़ोन पे कर लेते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ हमारा टाइम बचा रही है, हमारा पेज के हिसाब से दे रही है हमें सब कुछ, तो कहने का मतलब है कि इनोवेशन का इस्तेमाल हम करते हैं हमारी एजुकेशन और ट्रेनिंग को और इम्प्रूव करने के लिए, उसमें न्यू आइडियाज़ इनकलकेट करने के लिए। इसमें रिसर्च इनोवेशंस की जा सकती है, ताकि जो टीचर की जो क्वालिटी है और उसकी ट्रेनिंग है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसकी टीचिंग को और इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें आप देख रहे हो कि करिकुलर एक्टिविटीज़ और करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ किस तरह से करवाई जा सकती हैं। आपको पता चलेगा कि केरला में किस तरह से बच्चों को टीच किया जाता है ना, इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाता है। साउथ इंडिया में इस तरह से प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ये सेंटर्स हैं, इस तरह से हम पढ़ा सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। या फिर नॉर्दर्न पार्ट में किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, कौन सा टीचर परफेक्ट है, इस तरह से टीचर की एनर्जी प्रॉपरली लगे, ठीक है ना, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ इन्हेंस हों, वो ऐसी एक्टिविटीज़ करवाए, या फिर वो कैसी एक्टिविटीज़ क्लास के अंदर करवाता है,
वो डिपेंड करता है कि उसको किस तरह की टीचिंग मेथडोलॉजीज़ दी गई हैं, कैसी साइकोलॉजी टीचिंग दी गई है, कि किस तरह से वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहा है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जिससे कि बच्चे का जो आउटपुट है वो 100% हमें देखने को मिले। तो आज के टाइम में जो इनोवेटिव यू नो टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, उसकी बात यहाँ पे हो रही है कि किस तरह से न्यू आइडियाज़ इनकलकेट करेंगे टीचिंग में, सो दैट कि बच्चा सीखेगा। तो टीचर को एक लीडर बनाना इन द क्लासरूम, उसको प्रिपेयर करना कि वो प्रोफेशनली अपनी जो जो स्किल के ऊपर वर्क कर रहा है, उसका जो रोल है वो डिफाइंड हो अच्छे से, वो परफॉर्मेंस अच्छी हो उसकी क्लास के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि टीचर जो है अच्छे से एजुकेट हो। टीचर खुद एजुकेट होगा तो ही ना वो बच्चों को अच्छे से अपना नॉलेज इनकलकेट कर पाएगा। ऐसा आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो कभी भी सही नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि फुल फ्लेज्ड उसकी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ इंक्रीज़ हों, सो दैट कि वो क्लास के अंदर अपना फुल पोटेंशियल्स दे पाए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड हो। तो इसमें 3 ऐसे मेथड हैं जो कि हमने पढ़ने हैं। तो पहला मेथड है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो कि हमें एक लेसन प्लान्स में भी इनिशिएट किया गया है कि भाई 20 लेसन प्लान इसमें बनाने हैं। आपके जो सब्जेक्ट हैं, लाइक आपका टीचिंग ऑफ सोशल साइंस है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, तो आपको 15-15 लेसन्स जो हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग बनाने हैं। तो इसमें जो है वो आपको किस तरह से लेसन प्लान को निर्मित करना है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो कि पियाजे के द्वारा दी गई है, जिसमें वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो एक्टिव लर्नर है, वो कोई भी नॉलेज को खुद वो कर सकता है, बस उसको क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। टीचर को एंगेज करना आना चाहिए उसको, ताकि वो अपना जो आउटपुट है, जो लर्निंग है या फिर नॉलेज है, वो खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। कोई भी आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको कंस्ट्रक्शन देने के लिए, ठीक है, वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो उस तरह से हम कह रहे हैं कि जो लर्निंग है, जो नॉलेज है, वो कौन करेगा कंस्ट्रक्ट, बच्चा करेगा। तो एक्टिवली उसको इन्वॉल्व करने की प्रक्रिया जो है वो टीचर की है। तो पहला इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर है कि हमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को जानना है। दूसरा है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ शीशे में देख रहे हैं तो वो वापस हमें दिखती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्शन। ठीक है, कोई चीज़ हमें ही रिफ्लेक्ट हो रही है, हमारी जो शक्ल है मिरर में हमें एक रिफ्लेक्शन दिखा रही है हमारा, कि हम कैसे हैं ओरिजिनली। तो कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें टीचर जो क्लास के अंदर जो भी कृतियाँ कर रहा है, ठीक है, जो भी पढ़ा रहा है, स्किल्स इम्प्रूव कर रहा है या फिर किस तरह से पढ़ा रहा है, उसका मूल्यांकन करना, उसका वैल्यूएशन करना कि किस तरह से उसने मोटिवेशन किया, किस तरह से उसने अनाउंसमेंट किया, कहाँ पे गड़बड़ हुई, वो खुद ही क्या कर रहा है, अपनी ही प्रैक्टिसेस के ऊपर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग या फिर रिफ्लेक्टिव जर्नल या फिर कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव, है ना। और तीसरा है इसमें ई टीचर एजुकेशन, कि टीचर को कैसे एजुकेट किया जाए थ्रू ऑनलाइन। तो आप देखते हो कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस के तहत रिफ्रेशर कोर्सेज, ओरिएंटेशंस या फिर उसको डिजिटल टूल्स के बारे में बताना, इनोवेशंस हो रही हैं, बहुत सारे रिसर्चेज आ रही हैं कि किस तरह से हम कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास में अंदर, पीपीटीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे हम पीपीटी बना सकते हैं। ये डिजिटल टूल्स को चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर्स के अंदर जो एक्सेल है उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने समय को कैसे बचा सकते हैं, पीपीटीज़ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनोवेटिव पीपीटी कैसे बन सकती है, कलरफुल पीपीटी कैसे बन सकती है, हम कौन कौन से सोशल मीडिया हैंडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, टीचर को एजुकेट करने के लिए कौन सी पेडागोजीज, स्किल्स इम्प्रूव, ये सब चीज़ें हम ई एजुकेशन कह सकते हैं कि ई टीचर एजुकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे की बात नहीं होगी, हमेशा टीचर की बात होगी कि टीचर को कर रहे हैं ना हम लोग। कंस्ट्रक्टिव टीचर एजुकेशन होता है जिसमें हम ये एक साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, जिसमें लर्निंग हो रही है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट आपने सुना ही है कि भाई एक्टिवली, जिसमें हमारा हम कोई भी एक्टिवली चीज़ को कर रहे होते हैं, नॉलेज को एक्टिवली गेन कर रहे होते हैं। एक्टिवली मतलब जिसमें हमारा सेंसेस काम कर रही होती हैं, ठीक है, हमारे सेंसेस
और ये जो लर्निंग जो भी हमने ली हुई होती है ना, ये हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस है, हमारे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं वर्ल्ड को। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मतलब कि खुद से करके देखते हैं। पहले हमने गर्म पानी गर्म होता है पतीले का, ठीक है, ठीक है, उसको हाथ लगाया तभी हमें पता चला कि ये गर्म है। तो पहले हमने क्या किया, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस लिया, अच्छा इसमें गर्म, हाथ टच करके देखा, तो इससे क्या हुआ कि हमें नॉलेज मिला कि ये गर्म होता है, इसलिए इसको टच नहीं करना होता। तो वर्ल्ड को हमने कैसे समझा, पहले तो एक्सपीरियंस करके, फिर उसको अंडरस्टैंड किया। कोई भी इन्फॉर्मेशन एक इंडिविजुअल सीखता है तो वो कैसे सीखता है, सबसे पहले उसको अप्लाई करके देखता है। जो उसके प्रीवियस प्री कंसेप्शंस होते हैं, लाइक प्रीवियस नॉलेज होता है, और जो वो नया सीखने वाला होता है, उसकी कड़ी को जोड़ना। कहने का मतलब है कि लाइक हमें तो ना पता था कि जो पतीला है वो गर्म है ना, पतीला जो पानी गर्म करके रखा हुआ है, हमें नहीं पता था, हमने पहले उसको टच करके देखा, तब जाके हमें पता चला ना। तो हम तो ये भी सोच सकते थे कि पतीला तो ठंडा ही होगा, है ना, इसमें कहाँ गर्म गर्म होगा। कहने का मतलब है कि एग्जांपल दे रही हूँ मैं, एक कोई भी हो, उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है कि हम जो भी प्री कंसेप्शंस बना के रखते हैं, प्रीवियस हमारा कंसेप्शन होता है कि अरे ये अगर ऐसे कपड़े पहने हैं तो ये गरीब होगा, मे बी वो अमीर हो, क्या पता उसको कपड़ों में कोई रुचि नहीं होती हो, है ना। तो हमारा जो प्रीवियस नॉलेज होता है, पहले से हमारा जो नॉलेज होता है, और जो हम सीखने वाले होते हैं, जो हमारे बिलीव्स होते हैं, उसको हम रीशेप करते हैं थ्रू न्यू नॉलेज, ठीक है, नया सीख कर। ताकि नया कैसे सीखते हैं, जैसे कि हम कोई क्वेश्चन को आस्क करते हैं, अच्छा मान लो कि हमने ऐसे देखा कि नॉर्मल इंसान है, उसने ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, और हमने उसको पूछा तू तो गरीब है, क्या पता वो किसी कंपनी का CEO, है ना। तो हम जब उससे बात करेंगे, उससे बात करके उससे क्वेश्चन पूछेंगे, हम तुम कौन हो, इन्वेस्टिगेट करेंगे उसको, अच्छा तो तुम ये हो, पर तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, हम उसको इवेलुएट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आस्क क्वेश्चन कर रहे हैं, और फिर हमें पता चलेगा अरे ज़रूरी नहीं है कि कपड़े, है ना, इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने बिलीव्स को काटते चले जाते हैं बाय क्वेश्चनिंग, आस्किंग क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेट करके हम कोई भी नॉलेज को और गैदर करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग होती है जिसमें हम अपनी लर्निंग थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी है कि इसमें हम जो लर्निंग है वो कैसे करते हैं, जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है। इस प्रोसेस में बच्चा खुद एक्शंस में इन्वॉल्व होता है, वो लर्निंग खुद से करता है। ये नहीं है कि किसी ने बोला अरे पेड़ पे चढ़ने से मौत आ जाती है, ठीक है, किसी ने ऐसे बोला और हमने मान भी लिया, अच्छा अब तो हम पेड़ पे ही नहीं चढ़ेंगे क्योंकि ऊपर चढ़ेंगे तो मर जाएंगे। तो ये एक बिलीफ है कि एक हमने मान लिया उसको। तो ये उसको बोलते हैं लेक्चर मेथड, कि टीचर ने जो कुछ बोला और बच्चे ने उसको मान लिया और फिर वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो इसमें उसकी जो लर्निंग है वो रुक गई, वो उस पर बिलीव कर लिया, उसने उस चीज़ पे बिलीव कर लिया ना कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चे ने मान लिया उसको, और फिर बच्चे ने उस पर क्वेश्चन नहीं किया। तो जब क्वेश्चन नहीं करेगा तो उसने मान लिया ना उसको, तो फिर वो जो माना हुआ है बिलीव सिस्टम है, वो उसकी जो नॉलेज है और कंस्ट्रक्टिवली वो जो नॉलेज गैदर कर सकता है बाय आस्किंग क्वेश्चन, मोर एंड मोर क्वेश्चंस, तो उसकी क्यूरियोसिटी तो मर गई। अच्छा ऐसा होता है तो फिर क्यों ही जानना। तो कहने का मतलब है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या होता है कि जो लर्नर होता है, जो लर्न करने वाला होता है, वो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होता है और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। इसमें कोई भी रिसीव इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब कि सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में भरते जाओ उसको बिलीव करते जाओ, ऐसा नहीं होता इसमें। बल्कि खुद से क्वेश्चन कर करके उसकी बाल की खाल उतारने वाली बात हो गई। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग होती है, वो क्या करता है, हमारी जो थिंकिंग है ना, थिंकिंग हमारा जो सोचने की प्रक्रिया है उसको क्रिटिकल करता है। लाइक कि प्लस पॉइंट्स क्या हैं, अच्छा ऐसे करने से क्या होता है, मान लो कि अगर ऐसा टीचर ने बोला है कि वो पेड़ पे चढ़ने से मृत्यु हो जाती है, तो चलो चढ़ के ही देख लेते हैं, एक बार करके ही देख लेते हैं, ठीक है। मतलब हम उस बिलीफ को तोड़ रहे हैं और चढ़ के देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
तो कहीं ना कहीं हमने उस नॉलेज को आस्क किया, उस पर वर्क किया, उसको सोचा, उसके प्लस पॉइंट्स और उसके नेगेटिव पॉइंट्स के बाद हमें ये पता चलता है, क्रिटिकली हमें उसको एनालाइज करते हैं, प्लस और पॉजिटिव पॉइंट्स देखकर फिर हम डिसीज़न लेने के लायक बन जाते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो होती है वो कहीं ना कहीं आपको क्रिटिकली थिंक करवाती है, आपको मोटिवेट करती है कि हम खुद से सीखें, खुद से, मतलब कि इंडिपेंडेंटली हम सीख सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी नॉलेज हमने अगर अपने दिमाग में भरना है तो हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेटिवली क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये ऐसा क्यों है, अच्छा हमें रात को बाहर क्यों नहीं घूमना चाहिए, क्या मेजर कारण हो सकते हैं, अच्छा इनसिक्योरिटी, लड़कियों को बाहर नहीं घूमना चाहिए, तो हम बार बार क्वेश्चन करेंगे कि क्यों नहीं घूमना चाहिए, ऐसा क्या है बाहर, जहाँ एनिमल्स आगे मार देते हैं, या फिर क्यों, मतलब क्वेश्चन करेंगे ना, तो उससे हमें इंडिपेंडेंटली हम इस चीज़ तक पहुंच जाएंगे कि अच्छा ये कारण है ना, ड्रग्स लोग लेते हैं, मतलब मैनी रीजंस आ जाएंगे, है ना, प्लस और माइनस आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंटली हम कोई चीज़ को सीखना शुरू कर देते हैं। 3 मेजर रोल्स ऑफ फैसिलिटेटर टू सपोर्ट द स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। तो 3 रोल होते हैं, मतलब फंक्शंस होते हैं किसी भी टीचर के क्लासरूम के अंदर, कि जो भी बच्चा खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है लर्निंग में, तो उसको क्या मदद करना है, क्या फैसिलिटेट करना है। मॉडलिंग, कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग। मॉडलिंग मतलब कि मॉडल शुरुआत करना, फिर उसको कोच करना कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस दिशा में जाना है। स्कैफोल्ड मतलब कि अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा हिंट दे देना, अच्छा ऐसे कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो अब इसको डिटेल हम देखेंगे। द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो होता है वो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करता है जिसमें बच्चों को मौका दिया जाता है कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मटेरियल टीचर बता रहा है कि आज ना मैं ये वाले फ्लैश कार्ड्स लेके आया हूँ बच्चों आपके लिए, तो आपने ना इसको एक्टिवली इसको रिस्पॉन्ड करना है कि इसमें क्या लिखा है, ये कौन है, इसके बारे में बताइए, है ना। तो फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से जो भी आपने प्रेजेंट किया मटेरियल बच्चों को, तो वो उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, मैम ये ऐसे क्यों है, ये कौन है, या फिर वो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। जो बच्चों को पता होगा वो अपना बताएंगे, टीचर जो भी मटेरियल उनको दे रहा है, जो भी वो सिखाना चाहता है, उस पर वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जब वो क्वेश्चन करेंगे तो फिर वो उस चीज़ को जानना भी चाहेंगे कि भाई ये है क्या, हमें क्यों प्रेजेंट किया गया है। टॉपिक में वो खुद से इंटरेस्ट लेंगे, वो उनका मन होगा वो उसको जानने का, ठीक है, वो इंटरेस्ट लेंगे। उनका गोल क्या है, इस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का क्या गोल है कि जिसमें जो क्लासरूम है वो डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेटिक मतलब कि जिसमें स्वतंत्र उनकी चॉइस का काम हो रहा है, जो जनता है, जो हमारी क्लास की जनता है, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, उसके हिसाब से इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। वो वैसा ही चाहते हैं पढ़ना, वो खुद से चाहते हैं। यहाँ पे भाषणबाजी नहीं करने आया टीचर। टीचर क्या करेगा, उनको ऐसी दिशा देगा ताकि ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा ताकि लर्निंग एक्सपीरियंस हो पाए, बच्चा खुद से लर्निंग क्रिएट कर पाए और उसे ऐसा फीलिंग आए कि हम ही तो पढ़ रहे हैं। इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या होता है कि टीचर कंट्रास्ट में कोई चीज़ें प्रेजेंट करता है। कंट्रास्ट में, अच्छा इसके बारे में आप रिसर्च करो, ये ग्रुप ये वाली बात पे रिसर्च करेगा, ये वाला ग्रुप ये वाली बात पे रिसर्च करेगा। अब वो आपस में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, बच्चे आपस में करेंगे, अच्छा तुझे क्या पता है इसके बारे में, अच्छा तुझे क्या पता है, चलो इसके पॉइंटर्स लिखते चले जाते हैं। और फिर जब टीचर उससे पूछेगा कि अच्छा आपने क्या एक्सप्लोर किया, चलिए बताइए, तो फिर वो क्या करेगा, एक तरीके का कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है, एक तरीके के थॉट प्रोसेस में बातचीत हो रही है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर क्या दे रहा है, बच्चों को दे रहा है कि पढ़ो, अब तुम खुद इसको डिसाइड करो, खुद करो तुम, है ना, डिसीजन मेकिंग। अब वो खुद से अपने ऊपर जिम्मा लेंगे कि हाँ हम पढ़ सकते हैं और हमें ये पता है, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेट म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और इस तरह से एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट जनरेट करते हैं। अब ये 5 फेजेस में होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। अब टीचर क्या करता है, सबसे पहले तो एंगेज करने की कोशिश करता है क्लास के अंदर,
देखो, जब भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव्स तो होते ही हैं, टीचिंग पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। बट वो ना एक तरीके का आपका एक एक्टिविटी प्लानिंग होगी कि आप कौन सी एक्टिविटी बच्चों को आज प्रेजेंट करने वाले हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें ये ऐसे आएगा, उसमें आप लर्निंग पॉइंट्स लिखेंगे, टीचिंग पॉइंट्स नहीं होंगे। आप इसमें टीच नहीं करेंगे, टीच निषेध है। इस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में कभी भी टीचर पढ़ाता नहीं है, बच्चे सीखते हैं, लर्निंग होगी सीधा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे लर्निंग पॉइंट्स होंगे, टीचिंग पॉइंट्स नहीं होंगे। सबसे पहला फेज़ होता है एंगेज करना। एंगेज मतलब कि कोई एक्टिविटी आपके सामने है एक्टिविटी, आपको क्या करना है, उसमें लगा देना। मतलब कि आप उसमें इन्वॉल्व हो चुके हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब क्या ये प्रोसेस कैसे शुरू करनी है, मतलब कि एंगेज कैसे करना है बच्चे को, टॉपिक से कनेक्ट कैसे करना है, स्टार्ट प्रोसेस। कि अगर हमें बच्चों को एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है, तो बच्चों को इन्वॉल्व करना उस एक्टिविटीज़ में। एटमॉस्फेयर क्या होता है ना, हमें जानना है कि डिफ़ाइन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के लिए सबसे पहले तो उनसे प्रोबिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। स्टिमुलेट लर्निंग क्यूरोसिटी, क्वेश्चंसिंग, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसमें सिर्फ बच्चे को एक ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको क्वेश्चन, प्रोबिंग क्वेश्चंस दिए। ग्रुप ए को ये क्वेश्चन है, ग्रुप बी को ये क्वेश्चंस हैं, और ग्रुप 3 को ये क्वेश्चंस हैं। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ानी है कि उस टॉपिक के रिलेटेड ऐसे मोटिवेशन क्वेश्चंस पूछने हैं। असाइन अ टास्क, अच्छा तो आपको क्या पता है, कोई टॉपिक के रिलेटेड जो भी टास्क आपने डिसाइड किया है कि ये टॉपिक के रिलेटेड हमने टास्क देना है, टॉपिक है ना। इससे क्या होगा, बच्चे की जो इंटरेस्ट है उस टॉपिक के प्रति और बढ़ जाएगा, क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, क्यूरियस हो जाएगा पढ़ने के लिए। रेज क्वेश्चंस, अब तुम रेज कर सकते हो कि तुम्हें आसपास का कैसा इन्वायरमेंट लग रहा है अभी के टाइम में। समरी इन्वायरमेंट है, अच्छा ये जो समर और विंटर का बीच में जो गैप है, कुछ भी आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, ठीक है। उनको सीधी सीधी बात है कि आपको टॉपिक तक कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो एंगेज करने में आता है जिसमें आप क्या करते हो, एक ग्रुप डिसाइड करते हो कि अच्छा 30 बच्चे हैं, 30 में बट जाएंगे 3 ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिए, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग एक्टिविटी दे दी। अब बच्चे के ऊपर छोड़ दिया आपने कि बच्चा अब खुद से इसको एक्सप्लोर करेगा। अब जो टॉपिक आपने उनको दिए हैं वो अपने अपने एक्सप्लोरेशन में लगे होंगे। तो अब टीचर दूसरा एक्शन ये लेगा कि स्टूडेंट को एक बेस, मतलब प्रोवाइड टू अ कॉमन बेस ऑफ एक्सपीरियंस, कि उनको एक्सप्लोर करने के लिए कुछ बेस प्रोवाइड करेगा कि अच्छा तुम टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छा तुम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छा तुम इस तरह से कुछ भी, इस तरह से हम उनको एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करेंगे। आइडेंटिफाई द डेवलप कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेस 7 स्किल्स, कि जिसमें हमने पढ़ा था ना कि रिकॉल कर पाएँ बच्चे इन्फॉर्मेशन को, रिकग्नाइज कर पाएँ, इस चीज़ को समझ पाएँ, है ना। जिसमें हमने नॉलेज के बेसिस पे पढ़ा था, रिलेशनशिप सेट कर पाएँ, साइट एग्जाम्पल सेट कर पाएँ, सिंथेसिस कर पाएँ, और बहुत सारी पढ़ी थी हमने। ये 7 स्किल्स जो होती हैं वो, उसको इन्वॉल्व करना है एक्सप्लोरेशन में। टू सेटिस्फाई क्यूरोसिटी, बच्चे की जो क्यूरियस माइंड है वो सेटिस्फाई हो पाए। इंक्वायरी मोड उनका ऑन कर रखना है, इंक्वायर करें, वो उसको इन्वेस्टिगेट करें। रिसर्चिंग एबिलिटी उनकी इनक्रेज करनी है, किसमें, एक्सप्लोर में। आपने देखोगे इंस्टाग्राम के जो दूसरा जो सर्चिंग बॉक्स होता है जिसमें एक्सप्लोर लिखा होता है, उसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आपका आर्ट वर्क, आपका कुछ भी, है ना, आपका जो फेवरेट एस्पेक्ट है उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर का मतलब क्या है कि उसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो, है ना, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो। तो कहने का मतलब है कि बच्चे को भी हमने क्या करना है, एक्सप्लोर करने में मदद करनी है कि हाँ तुम कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि बच्चे को इंक्वायरी मोड उनका ऑन रखना, वो इन्वेस्टिगेट करें अच्छे से, एक्सपेरिमेंट करके देखें, अपनी लाइफ में उसको इन्वॉल्व करें। और बच्चे आपस में इनकरेज करें कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब कि आपस में एक्सप्लोर करें। एक बच्चा अगर जान रहा है तो उसको समझाने भी आना चाहिए कि वो क्या क्या फैक्चुअल है, क्या रिलेटेड है टॉपिक,
है ना। प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं कि एक के बाद दूसरा, कि अच्छा आपने कैसा महसूस किया इस हवा को, अच्छा ये हवा किस तरह की हवा है, अच्छा ये एटमॉस्फेयर क्या आप जहाँ बैठे हो वहीं पे हैं या फिर वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो सकता है। तो मतलब कि आप एक क्वेश्चन से दूसरा, दूसरे क्वेश्चन से तीसरा, तीसरे क्वेश्चन से, मतलब एक तरीके की क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, उसको बोलते हैं प्रोबिंग क्वेश्चंस। तो ये एक्सप्लोर करने में आता है। तीसरा आता है इसमें एक्सप्लेन, कि अब बच्चों ने एक्सप्लोर भी कर लिया उस टॉपिक के रिलेटेड, आपने क्या बोला, पहले तो उनको इंगेज किया कि आपको ये करना है, तो फिर वो उसके बारे में जानने का प्रयास करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेट किया, उनको बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में पता चला होगा। अब टीचर ऐसा तो नहीं है कि वो गँवार है, बिल्कुल पढ़ के ही नहीं आया उस टॉपिक के बारे में, ऑब्वियसली पढ़ के आया है, तभी तो उनको बोल रहा है कि तुम्हें ऐसा-ऐसा करना है। तुम्हें हर चीज़ पता होनी चाहिए क्लास के अंदर, है ना? तो कहने का मतलब है कि एक्सप्लेन करेगा अब वो। अब ये एक्सप्लेन वो खुद नहीं करेगा, टीचर नहीं करेगा, बच्चा करेगा, ठीक है? तो बच्चे को तुम्हें फुल फ्लेड्ज अपॉर्च्युनिटीज़ देनी है कि वो अब उसको वर्बली बताए क्लास के अंदर, उसका ग्रुप का जो लीडर है बनाया है आपने, उसको बोले कि आप वर्बली इस कांसेप्ट को समझाइए, ठीक है? कि क्या आपको समझ में आया, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी देखिए, या फिर वो अगर कुछ आप उनका एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ किया है तो वो डिमॉन्स्ट्रेट करवा सकते हैं अपनी स्किल्स को, या फिर ऐसा एक्ट कर सकते हैं, या फिर उनसे समझ सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है? एक वर्बली पूछ लेना। ऑल्सो प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, टीचर को प्रोवाइड करता है कि उसको इस तरह से इंट्रोड्यूस करे फॉर्मल टर्म्स में। मतलब कि हम टीचर को चाहिए कि उनको इनिशिएट किया जाए कि जो भी उन्होंने एक्सप्लोर करा है ना, उसको एक डेफिनेशंस में पिरो, कि क्या इसकी डेफिनेशन है, एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका, एक्सप्लेन करके दिखाओ कॉन्सेप्ट को, जो भी आपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करा उसको एक्सप्लेन करके दिखाओ अपने शब्दों में, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, राइट। तो कॉन्सेप्ट को डिफाइन करो अपने शब्दों में। डिफाइन मतलब कि सीधी सीधी बात है कि जो भी आपने एक्सप्लोर करा उसको उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करके दिखाना है कि अच्छा अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, द नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज़ बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो डेफिनेशन तक, एग्जैक्ट डेफिनेशन तक पहुँचे। आस्क मतलब कि बच्चे से पूछना है कि क्या जस्टिफिकेशन है, क्या बोल, मतलब क्यों ऐसा बोल रहे हो, है ना, एविडेंस क्या है, क्लैरिफिकेशन बच्चों से ही मांगनी है, आपने नहीं देनी। अब फोर्थ काम है आपका इलेबोरेट करना। अब बच्चे को थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ टॉपिक के बारे में, तो अब आपने इलेबोरेट करके दिखाना उनको। इलेबोरेट मतलब कि उसके डेप्थ में जाना, उस कॉन्सेप्ट्स के अंदर तक जाना, उसके टाइप्स, उसकी फंक्शंस, उसका कंपोनेंट्स, या फिर उसका करेक्टरिस्टिक्स, एक्सटेंड द स्टूडेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो भी उसने कंसेप्ट की डेफिनेशंस या फिर कंसेप्ट का बेसिक बेसिक फैक्ट फिगर्स बताए थे, अब उसको अंदर उसके कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब कि ये कंसेप्ट अब हर जगह जनरलाइज होगा, ऐसा कंसेप्ट उसको बताना है ताकि वो अपनी स्किल्स और बिहेवियर को प्रैक्टिस कर सके, उसके बिहेवियर में वो चीज़ आ सके, इसलिए हमें उसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करवाना है, ठीक है। एक्सटेंड द टॉपिक इनटू द कंटेंट एरियाज, मेक कनेक्शंस। अब बच्चे को ना रिलेशनशिप, मतलब कि अच्छा तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा होता है, देखो हमारी कंट्री में ऐसा होता है तो दूसरी कंट्री में भी ऐसा होता होगा, हो सकता है कि उसके लिए कुछ और मीनिंग हो, है ना। तो मतलब एक तरीके का रिलेशनशिप बना के बच्चों को बताना, टॉपिक का जो रिलेशन है वो हमारी रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना, कि अच्छा मतलब कि रियल लाइफ में जो हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना, उसी को हम बोलते हैं एलेबोरेट करना। अब इवैल्यूएशन होता है टेस्ट, कि अब उनको कितना समझ में आया। अब देखो आपने एक्सप्लोर किया जिसमें सिर्फ आप खुद जान रहे थे, सिर्फ जान रहे थे, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक्सप्लोर करने के बाद एक्सप्लेन, हाँ एक्सप्लेन किया, जिसमें आपको सिर्फ डेफिनेशंस बतानी थी, ठीक है। एक्सप्लोर के बाद आपने एक्सप्लेन किया। दूसरा, फिर तीसरा आया इलेबोरेट,
कि जो डेफिनेशंस आप पढ़ रहे थे उसको आपने एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दी, एक उसकी डीप मीनिंग दी। और डीप मीनिंग का मतलब होता है कि लाइक आप रियल वर्ल्ड में भी उसकी एप्लीकेशन कर सकते हो, या फिर उसका रिलेशनशिप अपने रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो उसको ही हम इलेबोरेट कर रहे हैं। और फोर्थ आता है कि अब क्या तुम्हें समझ में आया है या नहीं, इवेलुएट करना है। अब बच्चे को इवेलुएट करना है, अब टीचर ये खुद नहीं करेगा उनको इवेलुएट, तो हमें क्या करना है, बच्चे को ही इनकरेज करना है, ताकि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है हमें पता लगे कि उनको कितना समझ में आया है। और टीचर कैसे करेगा ये इवेलुएट, उसकी एग्जामाइन द लर्नर अंडरस्टैंडिंग, डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज, जो भी उसको नॉलेज हुई है वो कैसे पता करेगा टीचर। तो सबसे पहले तो असेस द स्टूडेंट नॉलेज एंड स्किल्स, जो भी उसको नॉलेज हुई है या फिर जो भी उसने सीखा है, जो भी, तो वो कैसे असेस करेगा। तो आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस ओपन एंडेड होते हैं जिसमें लैबोरेटिव आंसर होता है, मतलब कि वाई का आंसर होता है कि क्यों हुआ, सब्जेक्टिव आंसर हो सकता है। अब ये सब्जेक्टिव मतलब कि अब हर बच्चे का अलग अलग थॉट आइडिया हो सकता है उस टॉपिक के रिलेटेड। तो आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस मत। अब देखो इवेलुएट करना है बच्चे को, तो बच्चे को इवेलुएट करते समय तुम्हें उनको पूछना है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, क्या ऐसा होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, है ना, व्हाट डू यू थिंक। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर बहुत ज़्यादा मतलब सब्जेक्टिव हो सकता है, लंबा चौड़ा आंसर हो सकता है, अपने थॉट व्यूज़ आइडियाज़ उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ओपन एंडेड होता है जिसमें आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है, बच्चे का लर्निंग अंडरस्टैंडिंग पता चलती है कि कितना उसको समझ में आया है चीज़, है ना। तो टीचर इस तरह से उसको इवेलुएट करने की कोशिश करता है। तो टीचर इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुम्हें क्या लगता है ना, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कहते हो, है ना। ऐसे में तो बच्चे को लग रहा है कि ये तो मेरे बारे में ही पूछ रही है टीचर कि मुझे क्या लगता है, तो मतलब कि इसमें उसको लग रहा है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, है ना। इसमें टीचर की अथॉरिटी नहीं पता चल रही, पर टीचर कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, चालाकी से असेस करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट एविडेंसेस डू यू हैव, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि ऐसा होता है ना। उसको मतलब एक तरीके का साइंटिफिक बना रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, ठीक है, और क्या एविडेंसेस है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्या क्या प्रूफ है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू नो अबाउट, तुम क्या जानते हो इसके बारे में। तो फिर बच्चा बताएगा अच्छा इसीलिए ऐसा ऐसा होता है, या फिर ऐसे, है ना। अपने फिर वो थॉट एंड आइडिया टीचर क्या कर रहा है, उसकी असेस कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है जिसमें बच्चा लर्न खुद से करता है, खुद से एफर्ट के साथ, इसमें ये जो लर्निंग है ना वो आपकी इमोशनल स्टेट से ज़्यादा प्रेरित होती है। इसमें आप अपने इमोशंस को भी इन्वॉल्व करते हो। आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप कैसे सोचते हो, आपका प्रीवियस नॉलेज क्या है, आप किस कल्चर से आए हो, आपका पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे देखने को मिलता है। कॉग्निशन इज़ इम्पैक्ट बाय द सोसाइटी, जो भी आपको सोसाइटी दिखाती है, आपके कल्चर में, आपकी फैमिली में जो भी आप सीख के आए हो, ठीक है, आपकी दिमाग वैसा ही होगा, आप वैसे ही सोचते होगे। इन्वायरमेंट जैसा आपको बताएगा ना, जैसे कि आपका जिस इलाके से आप हो, वो सारा आपका जो दिमाग है वो वैसी ही बातें करेगा। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट के प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें आपकी जो सोचने की शक्ति है, अंडरस्टैंडिंग की शक्ति है, वो एक विस्तार लेती है। मतलब कि एक ओपनली आप अपने ओपन माइंड से संसार को देखते हो और इंगेज करते हो, एक नया मेमोरी सिस्टम बनाते हो। लाइक आप बिलीफ पे आप सिर्फ विश्वास ही कर रहे हो ऐसा नहीं होता है, बल्कि आप अपनी जो बिलीफ सिस्टम्स है उसको शैटर करते हुए न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू लर्निंग्स, न्यू नॉलेज विद न्यू इंटरप्रिटेशंस के साथ अपने आप को रेज अप करते हो एज अ नॉलेजेबल, ठीक है। तो इट क्रिएट्स चैलेंजिंग बट नॉट इंटिमिडेटिंग क्लासरूम, ठीक है। चैलेंज होता है एक तरीके का टीचर के प्रति, टीचर का चैलेंज होता है कि वो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। मल्टीपल इंटेलिजेंस, अब देखो कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा उसको रिस्पॉन्ड कर पाएगा,
बट कुछ बच्चे होंगे जिनका आईक्यू ज़्यादा है, जिनकी सोचने की शक्ति ज़्यादा है, तो वो जब वो क्लास के अंदर बोल रहे होंगे तो दूसरे बच्चे जो नहीं कर पाते हैं वो टैकल डाउन कर पाएंगे, मतलब कि उनसे वो सीखेंगे, लर्निंग होगी। और जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, जो ज़्यादा हायर इंटेलिजेंस रखते हैं, 140 आईक्यू जिनकी हैं, वो उनको एक मौका मिलेगा, उनकी लर्निंग को एक एक शेप मिलेगा, एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। लर्नर्स नई नई चीज़ें सीखेंगे, अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो गैदर कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हैं नॉलेज के रूप में, तो वो उनको प्रेजेंट करना कैसे है, ठीक है, उसको किस तरह से रिसर्च एबिलिटीज़ उनकी इंक्रीज़ हो रही है, उनकी कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है, वो किस तरह से अपना जो मटेरियल है, कंटेंट जो उन्होंने पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, वो किस तरह से प्रेजेंट करना है वो सीख रहे हैं। तो वैरायटी ऑफ तरीका जो है वो इसमें सीखता है। अब टीचर का यहाँ पे रोल क्या होता है इस टीचिंग में? सिर्फ आपको उसके जो आप टास्क उसको दे रहे हो एंगेज करने के लिए, जो आप टास्क प्रेजेंट कर रहे हो, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन होना चाहिए। मतलब रियल वर्ल्ड में वो आप जब बच्चा क्लास के अंदर वो चीज़ सीख के जा रहा है, तो वो जब वो घर पे जाएगा उसको रियलाइज़ होना चाहिए। अच्छा मैम, एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रही थी ना, अच्छा गैसेस अभी मैं फील कर रही हूँ हवा में, कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं? अच्छा, मतलब कि एक तरीके का वो रियल वर्ल्ड में उसको अप्लाई कर पाए, है ना? कैन कंटेक्चुअलाइज देयर नॉलेज ईजिली। जो भी नॉलेज उसने लिया है वो उसकी रियल लाइफ के साथ सामित्व बिठा पाए, मतलब कि वो कोऑर्डिनेशन, मतलब इस तरीके का वो रिलेटेबल लगे उसको, है ना? जैसे कि आप रील्स देखते हो तो आपको हंसी क्यों आती है? क्योंकि आप उसको रिलेट कर रहे हो, ये आपके साथ ऐसा हो चुका है इसीलिए, ठीक है ना? तो पढ़ाई भी इस तरह से ही करो जो कि आपके साथ वो फील करे, आप उसको फील कर पाओ, है ना? तो आगे है असिस्टेंस देनी है बच्चों को, मतलब कि मदद देनी है, ताकि वो अपनी जो एबिलिटीज़ है, अंडरस्टैंडिंग है, तरीका है लर्न करने का, वो इस्टेब्लिश कर पाएँ। स्कैफोल्ड, मतलब कि उनको एक हिंट प्रोवाइड करना है, ताकि जो बच्चों को पता है ऑलरेडी, दे आर उनको पता है, बहुत सारी चीज़ें उनको घर से पता चलती हैं, उनके इन्वायरमेंट से पता चलती हैं, उनके पीयर फ्रेंड्स से पता चलती हैं। तो जो उनको पता है और जो टीचर उनको प्रेजेंट कर रहा है कि ऐसे सोचो, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, गैप फिलिंग हो रही है। मतलब कि जो उनको पता है, जो वो सीखने जा रहे हैं, उनके बीच में जो गैप है उसको, ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्ड करना है उनकी ब्रिज को, गैप को ख़त्म करना है हिंट दे के। एनेबल द रेलिवेंट एक्सपर्ट्स टू लेड लेसन व्हेन अप्रोप्रिएट, कि जो भी आप लेसन दे रहे हो उनको, वो रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है, एक्सपर्टीज़ उसमें आपकी होनी चाहिए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अब इस क्लासरूम के अंदर ना बच्चे जो हैं वो हीरो होते हैं, इसमें टीचर का कोई भी रोल नहीं होता है। टीचर इज़ अ, अगर क्लास ऐसी है ना, इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बच्चे बैठे हुए हैं, तो इसमें बच्चे जो है ना, बच्चे इज़ द हीरो। बच्चे क्या हैं, हीरो हैं, उन्हीं को सेंटर बना के रखा है। पर यहाँ पे जो टीचर है ना, टीचर एकदम साइड में है, एक कोने में है, खड़ा है। वो क्या कर रहा है, बस इनको डायरेक्शन दे रहा है। अगर वो बच्चा इधर उधर चला गया, टॉपिक से इधर उधर चला गया, तो वो टीचर उसको गाइड करेगा। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अटेंशन कौन है, स्टूडेंट है। इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी ये क्लासरूम, और ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो लर्निंग है वो बच्चे की स्किल्स को इम्प्रूव करें, उसकी पर्सनल स्किल्स, कैसे वो लेसन्स को ले रहा है ना, अपने आप को चैलेंज करता है। इसमें बच्चे का ही ज़रूरत होती है, उसकी आइडियाज़ कैसे इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है वो अपनी ही लर्निंग से, वो अपनी ही आइडियाज़ को चैलेंज करके नए आइडिया को इम्प्रोवाइज़ कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, अल्ट्रेशन कर रहा है, जो भी उसने लर्निंग सीखी है, अपनी आइडिया को इन्फ्लुएंस दे रहा है कि अच्छा मैं सोसाइटल थिंकिंग जो उसके ऊपर आइडल थोपे गए हैं उसको शेप कर रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर रहा है। यूज़ ऑफ ट्यूटर्स एंड पीयर्स इन द क्लासरूम, अब ये जो भी बुक का इस्तेमाल कर रहा है या फ्रेंड्स का इस्तेमाल कर रहा है अपनी जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट करने में,
और ये एक न्यू चैलेंज है टीचर्स के लिए कि किस तरह से वो अपनी क्लास को एक अच्छे से एक वेल एस्टेब्लिश कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट का क्या काम होता है? स्टूडेंट का काम होता है कि भाई जो भी आइडियाज़ हैं उसके पहले के प्रीवियस, ठीक है, स्टूडेंट का काम क्या होता है कि जो भी उसके आइडियाज़ हैं ना पहले से उसने सेट कर रखे हैं अपने दिमाग के अंदर। अरे लड़कियां तो ऐसे रोंदड़ू होती हैं, बट क्या पता ऐसे नहीं हो, ठीक है, क्या पता उसको ऐसा रिच इन्वायरमेंट मिले तो वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल ला सकती हैं। तो जो प्रीवियसली जो उसको बताया गया है, अरे लड़कियां ऐसे होती हैं, क्या पता उसने ऐसी लड़कियां देखी हों क्लास के अंदर की जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हों, अच्छा इंटेलिजेंस रखती हूँ, मैथ्स में लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, क्या पता कुछ लड़कियाँ ऐसी हों उनको ट्रेनिंग के थ्रू इम्प्रोवाइज़ किया जाए। तो जो प्रायर एक्सपीरियंस होता है बच्चे का, वो सेट ऑफ आइडियाज़ जो पहले से उसके निर्धारित सोसाइटी के द्वारा दे दिए गए होते हैं, उसको इम्प्रोवाइज़ करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपनी लर्निंग जो भी उसने सोची है और उस पे चैलेंज करना, उसको चैलेंज करना और फिर उसको एक्सप्लोर करके देखना कि अच्छा ये चीज़ होती भी है या नहीं होती है, और उसके रिलेटेड रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, फिर अपना कंसेप्शन जो है वो उसके रिलेटेड जागृत करना, रिक्रिएट करना नया आइडिया और कंसेप्ट को, और फिर नया पर्सपेक्टिव जो भी उसने बनाया है, अच्छा ऐसा नहीं ऐसा होता है, क्या पता लड़कियों को अगर मैथ्स अच्छे से पढ़ाया जाए तो वो मैथ्स में भी बेहतरीन हो सकती हैं। एक तरीके का आपका प्री कंसेप्शन टूट गया है ना, आपने ये जब एक्सप्लोर किया इसमें आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी है ना, तो स्टूडेंट कैन स्टार्ट टू ब्रेक डाउन देयर ओन बैरियर्स, जो भी उनको लगता है और जो भी वो सोचते हैं कि अरे ऐसा होता है, मैंने तो ऐसा सुना है। अब जब क्लास में ही इसको चैलेंज किया गया तो वो अपने ही जो सोच है उसको हटाते चले जाते हैं और न्यू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, और इसी की ज़रूरत होती है जिसमें एक्सप्लोर करता है बच्चा अपनी सर्टन बिलीव्स को, शैटर करता है वाई दे होल्ड सर्टन बिलीव्स, जो भी उसने बिलीव्स सेट करे होते हैं कि अरे ऐसा होता है ऐसा होता है, और फिर वो क्या करता है अपनी ही बिलीव्स को ख़त्म करता है, ख़त्म नहीं करता उसको रीशेप करता है कि अरे ऐसा नहीं ऐसा होता है, अच्छा अच्छा मैम, अच्छा मैंने खुद रिसर्च किया है। तो इस तरह से बच्चे को कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे। फिर उसके बाद होता है एंटर दिस टाइप ऑफ क्लासरूम विद ओपन माइंड। इसमें बच्चे ने अपना दिमाग यस और नो में नहीं रखना, क्लोज एंडेड नहीं होगा उसका दिमाग, वो ओपनली वाइडरली वो हर एस्पेक्ट्स को चेकआउट करेगा, क्रिटिकली सोचेगा कि क्या सच में इसमें कोई रेलिवेंसी है, चलो रिसर्च करो। ओपन माइंडली वो क्या करता है इसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, गोल ऑफ मूविंग बियॉन्ड द करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो उसका पहले का अंडरस्टैंडिंग थी उसके बियॉन्ड जाना, मतलब कि उसके परे जाकर उसको मतलब खंगालना और फिर नई अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। अब टास्क क्या है कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको करंट नॉलेज से जोड़ना, रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस, अपने ही जो एक्सपीरियंस बच्चे का एक्सपीरियंस पहले से जो एक्सपीरियंस है उस पर देखना, उसको रिफ्लेक्ट करना, और फिर उससे कैसे वो इफ़ेक्टेड है उसको भी जांचना। और इसमें अगर बच्चे को इसमें पता चलता है कि कैसे कोई भी चीज़ ट्राई करनी है, नहीं आ रही समझ, फिर वो ट्राई करेगा, फिर वो एरर करेगा। ट्रायल एंड एरर की जो अप्रोच है, कैसे वो अपने आइडियाज़ को क्वेश्चन कर रहा है ट्राई करके, फिर उसको समझ में नहीं आ रहा फिर से वो ट्राई आउट कर रहा है, अपने एरर्स को इम्प्रूव कर रहा है, क्वेश्चनिंग करके अपने आइडियाज़ को, कंसेप्ट को रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ में चेकआउट करके। स्टूडेंट मस्ट बी कंट्रोल ऑफ व्हाट एंड हाउ दे लर्न, ठीक है, कि कैसे वो सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं, ठीक है, वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं उनको कैसे करना है। ये टीचर का काम नहीं होता है कि उनको बुक से पढ़ना है, ठीक है, बुक का छपा हुआ पढ़ना है, या फिर बच्चों से बात करके, या फिर इंटरनेट से देख के, या फिर टीचर से ही पूछ के कि टीचर ऐसा क्यों, टीचर उसको और प्रॉब्लम क्वेश्चंस देगा कि अच्छा इसका ये डायमेंशंस हो सकता है, हिंट दे सकता है टीचर, है ना। तो टीचर बच्चों के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कैसे इसमें पढ़ना है,
पर पढ़ेंगे खुद बच्चे ही। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो एक एजुकेशन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शाखा है, जिसमें लर्नर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है होलिस्टिकली। कहते हैं ना कि एक इंसान जो है जब मैच्योर हो जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि व्हाट शुड डू, व्हाट शुड नॉट टू डू, एंड उसको मैच्योरिटी तक आते आते उसको समझ में आता है कि वो सोसाइटी में कैसे रहेगा, उसकी क्या वैल्यूज़ रहेंगी, उसकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। बट हम क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से, हम एक छोटे से बच्चे के अंदर भी ये अप्रोच को इनबिल्ट कर सकते हैं, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बचपन से ही बिल्ट हो। ये नहीं है कि बूढ़ा हो के वो समझता खुद एक्सप्लोर कर करके वो आधा उम्र का हो जाता है, 30 का हो जाता है, तब जाके उसको मैच्योरिटी आती है। तो हम कहते हैं कि भाई बच्चे को बचपन से ही इस चीज़ की पता हो कि कैसे हमें रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्टिगेट करना होता है, एक्सप्लोर करना होता है, क्रिटिकली सोचना होता है, साइंस पे बिलीव करना होता है, फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बिलीव करना होता है। तब जाके हम कोई भी इनोवेशंस कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को मोर कॉन्क्रीट बना सकते हैं। देखो कोई भी चीज़ पे हम बिलीव करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारी जो लर्निंग है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं सिस्टम जो थे, वो स्किनर का सिस्टम था कि बिहेवियर सिस्टम, कि बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब कि उसको डंडा मार के रटवा दो, तो बच्चे रट तो रहे थे। इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि हम ऐसी डिग्री करते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट नहीं देती। तो अगर हमें स्किल्स सीखनी है तो ये स्किल्स ही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अंडरस्टैंड करने का, एक्सप्लोर करने का, है ना, कोलैबोरेटिव, एक दूसरे से पूछ के, बातचीत करके, डिस्कशन करके एक्सप्लोर करने का, यू नो, इसमें बच्चा स्किल सीखता है। तो इस तरह से बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है जिसमें बच्चा अपनी लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने तरीके से, अपनी परसेप्शन के हिसाब से, अपनी आँखों से अपना पर्सपेक्टिव बना रहा है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना रहा है, ठीक है। सी एंड इंक्रीज द डिलीजेंस एंड ग्रेटर आउटकम्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स देन इन ट्रेडिशनल काउंटर पार्ट्स। कि जो ट्रेडिशनली बच्चों को पढ़ाया जाता था कि ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखता रहता था, बच्चे पीछे से अपने ही काम में व्यस्त हैं, और कोई बुक से पढ़ा रहा है टीचर, तो बच्चे बुक से कुछ समझ में नहीं पाते, है ना। तो एक तरीके का ट्रेडिशनल जो काउंटर पार्ट है उसको ये चैलेंज कर रहा है एक तरीके का। इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें बच्चा एक्टिव है, बच्चा खुद से प्रयास कर रहा है ना। इसमें बच्चा इंटरेस्ट भी लेता है कि हमें टीचर ऐसा बोल रही है करने के लिए, चलो हम करके देखते हैं। तो एक तरीके का बच्चा खुद से मेहनत करना सीख रहा है कि मैं पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा। बेनिफिट ही बेनिफिट है इसके भाई। अब देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि 100 दिशाओं में देश सोचना, मतलब कि सिर्फ एक ही दिशा में नहीं सोचना, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट, मतलब कि अलग अलग दिशाओं में जा रही है, अलग अलग तरीक़ों से आप सोच सकते हैं। बच्चा इसमें खुद जो लर्निंग है वो ज़्यादा होती है, इंजॉय करता है कि टीचर ने हमें ये मौका दिया है तो इसका फुल इस्तेमाल होना चाहिए। मान लो कि कुछ आपको एक कंपटीशन जैसी फीलिंग आती है कि अच्छा हमें इस ग्रुप से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो एक तरीके का आपकी परफॉर्मेंस भी पता चलती है, आप कितना ग्रुप वर्क कर पाते हो, टीम स्पिरिट कैसी है आपकी, कोलैबोरेटिवली आप पढ़ पा रहे हो। तो टीचर को भी चाहिए कि ग्रुप ऐसा बनाए जिसमें हेट्रोजीनियस हो, कि एक उसमें ये ना हो कि होमोजीनियस हो, कि जिसमें क्या होता है कि एक ही जैसे टाइप के बच्चे आ जाते हैं, कि लाइक इंटेलिजेंट वाले साइड में, स्लो लर्नर को साइड में, और जो भी एवरेज हैं उनको साइड में। तो होमोजीनियस कहीं ना कहीं क्या होगा, इनमें जो लर्निंग है वो संभव नहीं हो पाएगी। तो हेट्रोजीनियस होगा ग्रुप, जैसे कि अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस हो बच्चों के अंदर। तो वो क्या होगा कि एक तरीके का उन बच्चों को समझ में आएगा कि कैसा आपका होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन वर्क बेस्ट व्हेन इट कंसंट्रेट ऑन थिंकिंग। देखो एजुकेशन बच्चों के अंदर हमें बिल्ड करनी है, तो एक अच्छा हो सकता है इम्पैक्ट कि जब हम उनकी थिंकिंग पे वार करते हैं कि उनकी थिंकिंग कैसी है। देखो हमारे एक्शंस आते हैं हमारी हमारी थिंकिंग की, हमारी सोच कैसी है।
हम कैसे एक्शंस करेंगे। जैसी हमारी सोच बनाई होगी बचपन से, अरे ऐसा करना होता है, ऐसा होता है, ये कहाँ से आता है? हमारे विचारों से। हमारे विचार कहाँ से आते हैं? हमें जो बताया गया होता है। अब यहाँ पे बारी कहाँ पे हो रहा है कि थिंकिंग करनी है खुद से। खुद अपना दिमाग लगाओ, क्या सही है क्या गलत है, क्रिटिकली सोचो। तो सीधा कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे है कि वो बच्चे को सोचने पे लगाया जा रहा है। वो खुद से समझेंगे रादर देन की रोट मेमोराइजेशन। ये अच्छा बच्चों, आज हमने पैट्रिक का लेसन किया, चलो हु वॉज द पैट्रिक, पैट्रिक वॉज द दिस दैट दिस लिख लो। और बच्चा उसको रट रहा है, बच्चे को पता ही नहीं है पैट्रिक कौन है, पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक रोट मेमोराइजेशन को क्या किया जा रहा है, इम्प्रूव किया, मतलब कि उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ डायरेक्ट टीचर उसको बोल रहा है कि सोचो, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट यू थिंक। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हुए उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा है टीचर। तो बूस्ट कॉन्फिडेंस, इससे बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है ऑब्वियसली जब वो खुद से सीख रहे होते हैं। तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, यार मैं बोल पाया क्लास के अंदर, मेरे को आ पाया, मुझे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है कि कैसे हमें सोचना है, हाउ टू थिंक, कैसे हमें सोचना है, इस पर मेजरली फोकस करती है। कैसे कौन सी मतलब कि कोई भी चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है तो हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। बहुत सारे एक 3 ग्रुप बना दिए और उसमें 5 बच्चे हैं, तो आपस में मिलके वो बातचीत करेंगे ना। एक तरीके का कोलैबोरेशन सिखाया जा रहा है। इसमें बच्चे को ओनरशिप दी जा रही है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की जा रही है कि तुम्हें बताना है, 5 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगी आपने क्या पढ़ा। तो ऑनरशिप दी जा रही है। व्हाट दे लर्न, सिंस लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स, कि लर्निंग वो खुद से करेंगे। एंगेज द क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स, डेवलप द स्टूडेंट एबिलिटी टू एक्सप्रेस द वैरायटी ऑफ वेज। अब ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे उनकी जो स्पीकिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी। कुछ बच्चों को लिसनिंग, कोई लिसन करेगा उसको कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसे ऐसे थॉट व्यूज़ भी होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैम मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता है। मतलब कि इसमें क्या होगा, थॉट प्रोसेस पता चलेगी, अलग अलग बच्चों के अलग अलग एक्सप्रेशंस पता चलेंगे कि वो क्या सोचते हैं। एक टीचर को भी इतना उसका नहीं पता होगा कि कैसे मेरे बच्चे सोचते हैं। तो वो इस दौरान जब वो पढ़ा रहा होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, तो उससे उसको पता चलेगा अच्छा ये इसके विचार ऐसे हैं, अच्छा यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो एबिलिटी टू एक्सप्रेस, बच्चा किस तरह से उसको एक्सप्रेस कर रहा है, बच्चे का अलग अलग लेवल आपको पता चलेगा। ठीक है, उनका सीधी बात है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच प्रमोट द सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑब्वियसली जब वो बातचीत करेंगे आपस में तो कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ेंगी। कुछ बच्चे होते हैं क्लास के अंदर बोलते ही नहीं है, चुप ही रहते हैं, है ना। तो ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है ना, ये आपको मौका देती है कि किस तरह से हमें सोशलाइज होना है, आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं। देखो किसी बच्चे की डोमिनेंस ज़्यादा होती है, ये बच्चा है यही ज़्यादा बोलता है क्लास के अंदर, और ये जो 4 है ना इनके साथ ये थोड़ा कम कम शाय चुप चुप रहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसको टास्क दिया गया, ये अकेले बोल लेगा क्या, इनके साथ बातचीत करेगा, ये खुद इनको करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ रही है। सोशलाइज, जो बच्चे बोलते ही नहीं है एक दूसरे के साथ, सोशल सेंस भी बढ़ रहा है उनका, है ना। ये इन्वायरमेंट, इस तरह का इन्वायरमेंट जो होता है क्लास के अंदर वो एक अच्छा होता है। अब नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिव टीचर एजुकेशन। रिफ्लेक्टिव, आपका जो रिफ्लेक्शन है, जो भी आप अपने दिमाग में जो रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब कि जो आप हो एक्चुअली में, और जो आप अपने दिमाग को एक कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी एक्सपीरियंस लेकर। ठीक है, कोई भी आपने एक्सपीरियंस लिया और फिर उसको आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो उसको आंखें मतलब खोल के, एक तरीके का मिरर में, जैसे कि एक मिरर है। ठीक है, आपने कुछ बोला और ये डायरेक्ट इसमें बोलता हुआ ये व्यक्ति वापस आपको ये बता रहा है कि आप इस तरह से बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका ही रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है।
तो कॉन्शियसली आप क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो अपने ही एक्सपीरियंस को। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, जो भी आपने कोई एक्टिविटी की, उसको आप क्या कर रहे हो, रीचेक कर रहे हो, एक तरीके का रिफ्लेक्ट कर रहे हो, वो भी कॉन्शियसली। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिस्पॉन्स है, क्या क्या वो सोचते हैं, है ना, क्या महसूस करते हैं, व्हाट दे फील, ठीक है, क्या सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे, ठीक है, सोच क्या है, महसूस क्या कर रहे हैं। टीचर की टीचिंग, जो भी उसने टीच किया क्लास के अंदर, वो उसके बाद बच्चे कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, कैसा लग रहा है उनको, ठीक है, और एक्सपीरियंस, ये सब हम उस पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचर एजुकेशन होता है जिसमें आप इंटेंड करते हो, ये इच्छा रखते हो कि कैसे टीचर जो है वो मोर थॉटफुल हो जाता है, मतलब कि सोच रहा है, वो अपने विचार विमर्श कर रहा है कि मैंने जो टीचिंग की क्लास के अंदर, जो भी अप्रोच का इस्तेमाल किया, वो कैसा था। रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें टीचर क्या करता है, सोचता है अपनी ही टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में, सोचता है, मतलब कि जो उसने क्लास के अंदर जो लेक्चर दिया, उसको उसको बार बार रिपीटेटिवली उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, टुकड़ों में डिवाइड करके देख रहा है, पार्ट्स में डिवाइड करके देख रहा है कि कितना वो स्लो बोल रहा है, कितना वो फास्ट बोल रहा है, कौन सा पार्ट जो है वो फजूल हो गया, कौन सा पार्ट है जो बेकार, मतलब कि सही गया, कौन सा मेथड है जो कि अच्छा लग रहा है, मतलब कि बच्चों को समझ में आ रहा है, उस मेथड से एनालाइज कर रहा है। एनालाइज मतलब कि एक पार्ट्स में कोई चीज़ को डिवाइड करके हम क्या कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं, हाउ समथिंग वॉज टॉट, कैसे हमने पढ़ाया, कैसे हमने प्रैक्टिस की, तो कैसे एक तरीके का सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन करता है टीचर अपनी ही प्रैक्टिसेस के ऊपर, जो भी उसने क्लासरूम के अंदर किया। मान लो कि आपने क्लास के अंदर पढ़ाया, ठीक है, लेक्चर पढ़ाया, ठीक है, आपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया, ठीक है, और विद द चार्ट की हेल्प से, तो चार्ट की हेल्प से आपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया, आपने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया उसको फ़ोन के अंदर। आप उस दौरान किस तरह से, आप कहाँ पे गैप ले रहे हो, कहाँ पे आपने ये वाला स्टेप इन्वॉल्व किया, कौन सी एक्टिविटी आपको करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, आप लूप में वो वीडियो अगेन एंड अगेन उसको देख रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो। जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग होती है, बच्चे नीचे कमेंट में लिख देना कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इस क्लास के अंदर, क्या चीज़ आप सजेशन कर सकते हैं, इस तरह से बोला जाता है ना टीचर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि अपने ही टीचिंग पर रिफ्लेक्ट करते हैं वो टीचर्स, देखना चाहते हैं कि जो पढ़ाया क्या बच्चों को समझ में आ रहा है, अपना सजेशन नीचे दीजिए, कमेंट में दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अपने ही प्रैक्टिसेस क्लास के रूम के अंदर जो भी उसने पढ़ाया उसको रिफ्लेक्ट करना, सिस्टमेटिकली एनालिसिस करना उसका, कि कहाँ पे त्रुटि आ रही है, कहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ, कौन सा मेथड बोरिंग हो रहा है, कौन सा मेथड बहुत ही अच्छा जा रहा है, उसी को हम रिपीटेटिवली एक एक तरीके का, इसमें क्या होता है ना कि एक हथियार मिल जाता है टीचर को। रिफ्लेक्टिव टीचिंग में एक ऐसा पर्सनल टूल है जिसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला, पैसा नहीं जाने वाला है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी ही टीचिंग स्किल्स के ऊपर चेकिंग करते रहना, मतलब कि चेक ऑन करना है कि अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना। ऑब्ज़र्व करता है टीचर, अपने आप को इवैल्यूएट करता है और रिफ़ाइन करने के लिए, अच्छा मैं पहले ऐसे पढ़ाती थी, अब मैं ऐसे पढ़ाऊँगी, अच्छा मैं ये तरीका अपनाऊँगी, है ना। तो द वे दे बिहेव इन द क्लासरूम, इस तरह से बिहेव करते हैं। अच्छा आपको कोई बच्चा दंड बालक है, ठीक है, चिल्ला रहा है, ठीक है, बीच में रोला डाल रहा है या फिर हंस रहा है, तो आपको गुस्सा जल्दी आ गया, फिर आपने चेक किया कि अरे गुस्सा क्यों आया था मुझे, फिर दूसरे दिन अगर फिर से कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, टॉलरेंस, इमोशनल क्वेश्चन को दर्शाओगे। ये क्या है, एक तरीके का आपने उस टीचिंग पे रिफ्लेक्ट किया आपने। तो कहीं ना कहीं ये एक टीचर को एक पर्सनल टूल की तरह काम आता है, जो कि अपनी ही टीचिंग को इम्प्रूव करता है। हेल्प टीचर्स टू हैज़ अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। आप टीचर वाला जो आपका क्वेश्चन है वो बढ़ेगा, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है अपने ही प्रति कि आप एक पावरफुल टीचर हो। स्पेशली व्हाट एंड हाउ दे टीच,
ठीक है। कैसे वो पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, इस पे ही क्या करते हैं हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है जिसमें हम अपनी ही फेलियर्स पे काम करते हैं, ठीक है, अपने ही काम को बार बार खंगालते हैं। जो भी पर्सनल अचीवमेंट्स होती हैं ना, जो भी हमने काम करके पाया होता है, उसको शेयर करते हैं अपनी कलीग्स के साथ। आपने देखा होगा कि जो टीचर्स बहुत ही रिफाइन होते हैं अपने जो सब्जेक्ट्स के अंदर, तो उन्होंने बहुत सारे फेलियर्स पा के फिर जाके उस पर बहुत काम करके अपने फेलियर्स पे वर्क करते हुए अपने आप को हर साल हर दिन इम्प्रूव किया होता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि उनकी उस सब्जेक्ट्स के अंदर कितनी इंटेलिजेंसी होती है। वो एक तरीके का उनको कैसे उस लेसन को पोर्ट्रे करना है, कितना इफ़ेक्टिवली वो कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया होता है अपने फेलियर्स पे। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग उन्होंने बहुत कर रखी होती है, तभी वो अचीव कर पाते हैं। और इस तरह से हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। हर टीचर को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो सिस्टमैटिकली क्या करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं ना, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उस पर सोच लगाते हैं, है ना। हम अपने ही काम को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, जो भी हमने पढ़ाया उसको और कितना इम्प्रूव किया जा सकता है, उस पे काम करते हैं, ठीक है। पर्सनल कंसिडरेशन, अब इसमें अपना बायसेस जोड़ेंगे ना, बायसेस होगा ना हमारा, तो फिर हम कभी भी इसमें उत्थान नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमने पर्सनल सब्जेक्टिव नहीं होना इसमें, अपना सच में एक मूल्यांकन करना है। लर्नर टू थिंक अबाउट ओन थिंकिंग, कि अपनी ही थिंकिंग पे हम क्या कर रहे हैं, आस्क कर रहे हैं कि क्या क्या मैं सही सोच रहा हूँ, मैं क्या सही ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, क्या मैं बायसेस लेके तो नहीं आया हूँ, अरे मैं अपने पे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ। इस तरह से करेगा तो फिर वो कैसे अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि अपने ही मेथड, कौन सा मेथड हमने कौन सा मेथड इन्फ्लुएंशियल है, कौन सा मेथड जो है, जैसे कि रोल प्ले मेथड होता है। रोल प्ले होता है जिसमें बच्चा खुद से हम कितना उसको इंस्टिगेट कर पाए, कितना उसको एंगेज कर पाए बच्चों से। कितने बच्चे रोल प्ले से प्रभावित हैं, कितना अच्छे से उसको वेल प्ले कर पाते हैं, कितना वो टॉपिक के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं हैं, कितना उसको गाइड हम कर पाए। तो ये हम क्या करते हैं, जर्नल लेके चलते हैं अपने साथ। एक कॉपी होती है बाकायदा, और उसमें हम नोट डाउन करते हैं कि इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला मेथड मैंने यूज़ किया था क्लास के अंदर, अच्छा इतने बच्चे रिएक्ट कर पाए, अरे 2 तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, क्या कारण है कि उन्होंने 2 लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्टिव जर्नल बना लेते हैं अपनी कॉपी के अंदर। अच्छा ये मेथड वर्क नहीं किया, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। टीचर एजुकेशन एज अ प्रोफेशन often requires teacher educators and student teacher to reflect upon their practices। अपने ही काम पे रिफ़्लेक्ट करना, अपने ही थियरीज़ जो आपने पढ़ी हैं उसको रिफ़्लेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, उसको लिखना, एक जर्नल बनाना, और उसके साथ कनेक्ट बिठा पाना कि जो थियरी मैंने पढ़ी थी और जो मैंने डिसाइड किया था, जो मेरे दिमाग के अंदर प्लान था, वो प्लान क्या एग्जीक्यूट हो पाया, क्या उसको मैं एग्जीक्यूट कर पाया, या फिर आइडिया में ही रह गया वो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक तरीके का अपने ऊपर ही, जैसे कि जर्नलिंग होती है ना, जर्नलिंग करते हैं, डेली डायरिंग करते हैं। तो डेली डायरी में क्या होता है कि हम पूरा दिन का काला चिट्ठा हम उसमें लिखते हैं कि आज हमारे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हम ये सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, आज ये चीज़ बहुत गंदी हुई। एक तरीके का क्या कर रहे हैं, हम अपना ही ऑब्जर्वेशन, अपना पूरा दिन कैसा बीता, कैसा गया, अपनी फीलिंग्स क्या लिख रहे हैं उसके अंदर डाल रहे हैं। पर इसमें हम अपना सब्जेक्टिव नॉलेज डाल देते हैं, अपना अपना बाइसेस ऐड कर देते हैं। बट हम जब टीचिंग में अपनी जर्नलिंग की बात करते हैं, तो उसमें हम अपना एक बच्चे का ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बच्चे को कितना समझ में आया, बच्चा कितना इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चे कितना खुश हैं। जैसे अगर आपने पढ़ाया क्लास के अंदर, जब आप जा रहे हो तो बच्चे हाय हाय कर रहे हैं, या फिर सैड हो रहे हैं, या फिर खुश हो रहे हैं,
मैम आप कल भी आओगे ना? अच्छा इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, क्यूरियस हैं कि नहीं है, आप क्यूरियसिटी उनकी बढ़ा पाए या नहीं बढ़ा पाए, क्या उनको मोटिवेट कर पाए कल के लिए कि कल भी बच्चे पढ़ के आना, क्या बच्चे जो आपने कल होमवर्क दिया था, है ना, टेस्ट के लिए, क्या वो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं को ऑब्जर्व करके अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस पे एक नज़र पेनी कर रहे हैं, अपनी अपनी चेक कर रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ काम नहीं कर रही, हमें और आइडिया लेने चाहिए, और तरीके मतलब ये और तिगड़म अपनाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जर्नलिंग, राइटिंग की डायरी, डेली डायरी आप डेली चेक करो। अब बच्चे को ऑब्ज़र्व करना है आपने, ठीक है। अच्छा ये बच्चे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छा ये क्या कारण है, फिर उन पे और तरीके अपनाओ। डेली डायरी, ऐसे राइटिंग करो, है ना। ड्राइंग, देखो टीचर को ड्राइंग करना भी आना चाहिए। ड्रॉ करके देखो, एक आर्किटेक्ट होता है, वो क्या करता है, किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसको एक रफ पेज में ड्रॉ कर लेता है, तो एक आपका आइडिया दिमाग के अंदर रहता है। इसमें ड्राइंग, टॉकिंग टू द पीयर्स, तो पीयर से बात करो उनके, इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है। रिफ्लेक्शन कैन फॉलो अ पीयर डिस्कशंस। पीयर मतलब कि जो अपने जो न्यू कमर्स, रिफ्रेशर टीचर्स होते हैं, जो कि सीटेट पास करके आ रहे होते हैं, उनसे भी बातचीत करो कि अच्छा क्या किया जा सकता है इस सब्जेक्ट के अंदर, मैं कैसे और इम्प्रोवाइज़ करूं। अपने सुपरवाइज़र से पूछो, अपने एजुकेटर से पूछो, है ना, जो ऑनलाइन मदद ले सकते हैं। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे टीचर्स हैं, किस तरह से वो आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से टीचर को और कितना इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है। तो रिफ्लेक्शंस होती हैं। हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग का फ्लो चार्ट कैसे है कि हम प्लान करते हैं। सबसे पहले तो हमने लेसन प्लान किया, मान लो कि हमने लेसन प्लान किया कि जिस पे ये मेथड्स मैं यूज़ करूँगा, ये स्ट्रैटेजीज़, ये एक्टिविटीज़ करवाऊँगा, मैंने ये सब डिसाइड करके आई क्लास के अंदर, ठीक है। अब मैंने ये प्लान किया, सबसे पहले तो मैंने प्लान किया कि अच्छा ये होना चाहिए, ये कंटेंट है, और फिर मैंने डिसाइड किया कि अच्छा ये मेथड्स, ये एड्स मैंने ले ली हैं। अब प्लान करके मेक डिसीजन मैंने बना लिया। अब मेरा बारी आई क्लास में उसको अप्लाई करने की, एक्ट करने की। अब मैंने उसको करके भी देखा, अब मुझे पता चलेगा अच्छा ये चीज़ नहीं हो पाएगी, अच्छा इस तरीके से हम कल एक्ट कर सकते हैं, अच्छा ये बच्चे मान ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक्ट के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अपनी। फिर हमने कलेक्ट किया डाटा, अच्छा कितने बच्चे इसको फॉलो अप कर पा रहे हैं। एक्ट करने के बाद हमने देखा, फिर हमने लिख लिया अच्छा ये चीज़ नहीं हो पाएगी। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। और फिर एनालाइज़, जब हमें पता चला कि अच्छा ये तो बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। अब डाटा को हमने टुकड़ों में डिवाइड करके एनालिसिस करना है, इवैल्यूएट करना, फिर से रिफ्लेक्ट करना है। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी टीचिंग के ऊपर ही खुद से ही चेक करते हैं। पर्पस क्या होता है इससे, पर्पस क्या ही है कि बच्चे जो टीचर्स बनने जा रहे हैं वो अपने ही टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, ताकि वो अच्छा बिहेवियर उसका हो क्लास के अंदर टीचर का, है ना। टीचर को हेल्प करता है उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तुम किसी संस्था में जाके पढ़ा रहे हो, ठीक है, तुम्हें एक अथॉरिटी दी गई है क्लास के अंदर, तुम्हें बच्चों को कंट्रोल करना है, तुम्हें मैनेजिंग स्किल्स आनी चाहिए, तुम्हें अपना सब्जेक्ट एक सिलेबस दिया गया है, तुम उसको कितना इतना प्रोफेशनली उसको कंप्लीट कर पा रहे हो, कितनी तुम्हारी काबिलियत है, तुम कितने चैप्टर कितने दिन में करवा रहे हो, तुम्हारा क्या मैनेजिंग स्किल्स है, तुम किस तरह से कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कितना बच्चे उसको सीख पा रहे हैं, कितना उसको सिंथेसिस कर पा रहे हैं, कितना बच्चे रोट कर रहे हैं, रोट मेमोराइज कर पा रहे हैं। तो ये एक टीचर को एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। इसमें ऑब्जर्वेशन लगती है आपकी, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस इज़ द पावर लाई फॉर द टीचर। अब देखो किसी भी चीज़ में, हम नॉर्मल लाइफ में भी देखो ना, कि अगर हमें कोई चीज़ की अवेयरनेस होती है, अरे मेरे अंदर तो ये कमी है, अच्छा इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, अच्छा ऐसे कर सकते हैं। अच्छा मैं ना बहुत जल्दी सेंसिटाइज हो जाती हूँ, बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है, तो तो मैं कैसे कंट्रोल करूँगी। तो ये एक तरीके का मुझे सेल्फ अवेयरनेस है कि मेरे को जल्दी एंगर आ जाता है, तो मैंने कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ रखे हैं उसके लिए। अच्छा मैं ऐसे कर सकती हूँ, अच्छा मैं उसको इग्नोर कर सकती हूँ, है ना, या फिर उस पर वर्क कर सकती हूँ, है ना।
कि अच्छा बच्चे को ना लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं आता, तो मैं ना उनको कुछ एक्टिविटी दे सकती हूँ, उनको कुछ ड्राइंग ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकती हूँ, या फिर उनको डिस्कशन से इन्वॉल्व कर सकती हूँ, या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें चेंजेस ला सकती हूँ क्लास के अंदर, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता रहे। आपकी जो टीचिंग है, बच्चे आपको देखना चाहें अगले दिन। ये नहीं है कि बच्चे आपको ये आ जाती हैं बस लेक्चर देने के लिए है ना? बच्चा ऐसा ना बोले, सीधी बात है। और बाकी अप्रोचेस क्या हैं, मतलब कि तरीका क्या हो सकता है रिफ्लेक्ट करने का आपका? तो सबसे पहले तो अपने जो कलीग्स टीचर्स होते हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनको बोलो कि भाई मैं ना पढ़ाऊँगा क्लास के अंदर, तू ना पीछे बैठ के मुझे ऑब्ज़र्व करना कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, तू चेक करना। तो हमने उसको बिठा दिया पीछे। जैसे ऑब्ज़र्वेशन लेसन प्लान नहीं होते हैं, जिसमें उसके टीचिंग एड्स देखे जाते हैं, उसका पॉज़िटिव, नेगेटिव सजेशन देते हैं एक ऑब्ज़र्वर उसको कि इस तरह से हो सकता था। ये चीज़ नहीं थी क्लास के अंदर। ये तुम एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स तुम्हारे नहीं थे। तुम्हें बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, तुम इंटरैक्ट नहीं कर पाए। तुम्हारे बच्चे पैसिवली लर्न कर रहे थे, तुम ही एक्टिव थे उसमें, या फिर तुम्हारा जो कंटेंट था वो आउट ऑफ द सिलेबस था। तो इस तरह से पीयर आपको ऑब्ज़र्व करके ये कुछ फ्लॉज़ आपके बता सकता है, और आप फ्लॉज़ को सिर्फ इग्नोर ना करें, उस पे वर्क करें। उसको लिख लें कहीं, है ना? क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करें उस पे, और उसी स्टाइल्स को डिफरेंटली आप कर के देखें। ये देखो, कोई भी चीज़ ना हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं, हम इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करके देखेंगे तब तक हमें ये चीज़ ना एक थ्योरी ही लगेगी। रिटन अकाउंट एक्सपीरियंसेस अनदर यूज़फुल एंगेजिंग है रिफ्लेक्टिव प्रोसेस होती है, जिसमें हम रिटन अकाउंट्स, मतलब कि किसी भी टीचर के द्वारा कोई भी रिटन अकाउंट्स ले लेते हैं, ठीक है? सेल्फ रिपोर्टिंग, खुद को ही रिपोर्ट करना है, चेकलिस्ट बनाओ। अच्छा मैं इसमें अच्छी हूँ या नहीं हूँ, अच्छा मेरा डिसिप्लिन कैसा था क्लास के अंदर। मैंने कुछ ऐसी रेटिंग स्केल वाला कुछ ऐसा पर्टिकुलर ब्लॉक्स बनाए, जिसमें मैंने लिखा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल कितनी थी, मेरा नॉलेज लेवल कैसा था, मैं कितना एफिशिएंटली बोल रही थी, कितना टॉपिक के रिलेटेड था, मेरा मोटिवेशन कैसा था बच्चों के प्रति, बच्चे मेरी क्वेश्चन का कितना आंसर दे रहे थे, क्या बच्चे का जो एटीट्यूड था वो मेरे प्रति किस प्रकार का था, है ना? ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स बना लिए और इस तरह से चेकलिस्ट बना ली। जो चीज़ थी उसको टिक कर दिया, जो चीज़ नहीं थी उसको क्रॉस कर दिया। इस तरह से हम क्या करेंगे, सेल्फ रिपोर्ट कर देंगे अपने आप को ही, चेकलिस्ट बना के, इन्वेंशन। इस तरह से टीचर अपने आप को, फिर जहाँ पे कम बोर्ड्स होंगे, क्रॉस ज़्यादा होंगे, हम उसको रिफाइन करने में ध्यान देंगे। तो इस तरह से सेल्फ रिपोर्टिंग अलाउज टीचर्स टू मेक अ रेगुलर असेसमेंट, हर दिन असेसमेंट करेगा क्लास के अंदर, ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। दे कैन चेक टू सी व्हाट एक्सटेंट देयर अजप्शंस, क्या वो एग्जप्ट करके रखा हुआ है, और किस तरह से वो अपनी ही प्रैक्टिसेस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। जर्नल राइटिंग, तो ये तो वही वाले डियर डायरी, जो हम डायरी की बात करते हैं, डायरी लिखना अपनी बातचीत, उसमें ये एक अच्छा वेपन हो सकता है, जिसमें हम अपने ही प्रॉब्लम्स को, एक्सपीरियंस, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो लिख सकते हैं। टीचर अपने ही सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को लिखता है, जिसमें हम पोर्टफोलियो, वो होता है ना जो पोर्टफोलियो, जिसमें हमारे जो अचीवमेंट्स होते हैं, एनेक्डोटल्स रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कि आपको एक न्यू एक्सपीरियंस के अंदर करवाता है। तो डियर डायरी इज दिस अ सेंस कि हर दिन आप उसको, अपनी एक्सपीरियंस को लिख रहे हो कि आज मुझे ना स्लो लर्नर मिला, अब मैंने उसके लिए इस तरह का मेथड चूज़ किया, ठीक है, मैं उसको पढ़ाने में सक्षम नहीं था, या फिर इस तरह से कोई भी चीज़ से आप टैकल डाउन कर सकते हो। बच्चों के टीनेजर्स जो होते हैं वो एंगर इश्यूज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा, हार्मोन्स की वजह से। तो हम उनको कैसे टैकल डाउन कर रहे हैं, है ना? ये तो एक लाइफ प्रॉब्लम है।
बट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हैं कि कोई ये टॉपिक मैं कैसे नहीं समझा पाया, अच्छा मुझे ही इसमें अंडरस्टैंडिंग कम कम दिख रही है, तो मुझे इसको और डेप्थ में देखना होगा। अच्छा मैं कितने लेवल का बच्चों को समझा पाया, अच्छा बच्चों को कितना आया, बच्चे कितना आंसर मेरे को दे रहे थे। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपना पर्सनली, और अलग तरीके से हमारी डेवलपमेंट होगी। क्रिएटिव इंटरेक्शन, इस तरह से हमारी इंटरेक्शन आपस में अपने लिए हो रही है, ठीक है। रिकॉर्डिंग लेसन जो मतलब कि एक आसान तरीका हो सकता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी जिस तरह से क्लास ले रहे हैं तो कहीं कोने में हमने फ़ोन रख दिया, तो हम अपनी ही वीडियो को रिकॉर्ड करके जब हम पढ़ा के आ गए और हमने वीडियो में देखा कि अच्छा तुम तो सिर्फ आगे ही थी, कभी भी बीच में घूमने गई नहीं, पीछे से बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो कॉपी में क्या लिखा पिकी कर रहे हैं, वो तो तुमने देखा ही नहीं। तो हम वीडियो के माध्यम से बार बार रिपीटेटिवली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन कैसा है, हमारा वॉक एंड टॉक कैसा है, हम कितने बच्चों पे ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, कौन से बच्चों पे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। हम अपने रिकॉर्ड करके जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं उसको रिकॉर्ड करें, कितना हमने लेक्चर हमारे टॉपिक के रिलेटेड था, कितना हम मोरालिटी के लेक्चर्स दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट, है ना। देखो जैसे हम कोई रिटन काम, मतलब रिटन में जैसे जर्नलिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम एक एक थियोरी टाइप्स की लिख रहे हैं, लिखित में कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं, ठीक है। वर्ड्स इतना नहीं बताते जितने हमारी वीडियो में वीडियो होगी ना, वो बता देगी कि अच्छा इसका बोलने का तरीका इस तरीके से है, अच्छा ये बच्चे के साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि इसके बोलने का जो वो है स्टाइल है, वो थोड़ा ऐसे फीका फीका सा है, इसमें कुछ इन्फ्लुएंशियल नहीं है। अच्छा ये थोड़ा बहुत ही मोनोटोनस होगी क्लास, अब बच्चे जो है वो उनको कलर्स पसंद है, ये तो इसकी क्लास में कोई कलर्स है नहीं, एड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो कि एक तरीके का अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं स्मॉल क्लासेस में। ज़्यादातर बड़ी क्लासेस में लेक्चर मेथड इट्स ओके, बट छोटी क्लासेस में ये सब हम पैतरे अपना सकते हैं, सेल्फ रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हम लिखते हैं डायरी में लिखते हैं, उसमें हमारे इंसाइट्स होते हैं, जो भी हम सोचते हैं, हमारे विचार, है ना। बट वीडियो में हमारे विचार और हमारे एक्शंस, हम कैसा बिहेवियर हमारा कैसा है, हम कैसा फेस लेके चल रहे हैं, एक पर्सोना आपका दिखता है, ठीक है। लेसन्स कैन नॉट बी रिकॉल्ड, किस तरह के एग्जाम्पल्स हमने दिए बार बार हम देख सकते हैं, है ना। रिफ्लेक्टिव टीचर्स appreciate how students perceive, understand the institution intentions towards the teacher in the terms of evaluation, design the lessons for the deeper student learning, evaluation methods for development and improvement in the learning। रिफ्लेक्टिव, इसके तो बहुत ही एडवांटेज हैं भाई, एडवांटेज ही एडवांटेज है, क्वालिटी बढ़ जाती है टीचिंग की, है ना। कंटिन्यूसली वो क्या करता है, अपने पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो उसका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। एजुकेटर जो टीचर है उसको एक नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो अपने आप पे रिफ्लेक्ट कर पाए, अपनी टीचिंग को देख पाए और इसमें एक्सप्लोर कर पाए, और नए नए आइडियाज़ अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व करे। मेथड एक नहीं आया दूसरा लगाया, दूसरा नहीं आया तीसरा तरीका अपनाया, और उसका ये एक एबिलिटी कि मेथड को, न्यू मेथड्स को वो अडाप्ट कर पा रहा है, अप्रोचेस को अडाप्ट कर पा रहा है, नई नई मटेरियल नए नए तरीके से उसको, इनोवेटिव तरीके से उसको क्या कर पा रहा है, सम्मिलित कर पा रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है कैसे हम अपनी टीचिंग को और इफ़ेक्टिव और नए अप्रोचेस के साथ मिक्स कर सकते हैं। देखो पुराने ज़माने के जो टीचर्स थे वो कैसे थे, सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, बच्चों ने उतार लिया, बच्चों ने वही रट के एग्ज़ाम दे के आ गए। तो कहीं ना कहीं अब के टाइम में हमारी 4 स्किल्स के ऊपर वर्क होता है, लाइक स्पीकिंग के ऊपर, लिसनिंग कैसे करनी है, हमारी साउंड सिस्टम कैसा है, हर चीज़ के ऊपर वर्क हो रहा है। तो न्यू अप्रोचेस के साथ टीचर उसको अडाप्ट करता है अपना। टीचर शेयर फीडबैक विद फेलो टीम मेंबर्स, फीडबैक बताते हैं तुम्हारा ये सही नहीं था, तुम्हारा मैनेजिंग स्किल्स नहीं है, क्लास के अंदर एक बच्चे को तुम पढ़ा रही हो तो दूसरा हल्ला मचा रहा है,
तो कहीं न कहीं ये क्या होता है, एक फीडबैक है। तुम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हो? देखो, एक बच्चे को पढ़ा रहे, दूसरा जो है वो शांत नहीं बैठ रहा है, तो कहीं न कहीं आपके टीचिंग में प्रॉब्लम है। तो आप किस तरह से उसको रिफाइन कर रहे हो, मेक डिसीजंस, आप के ऊपर ये दायित्व है कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, अपनी नई-नई अप्रोचेस का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? स्कूल करिकुलम जो आपको दिया गया, इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड करने हैं, असेसमेंट कैसे, आप कैसे बच्चों का असेसमेंट कर सकते हो, अपना असेसमेंट कैसे कर सकते हो, है ना? पहले तो बच्चों का कैसे करोगे, किस तरह, किन किन पॉइंटर्स को आप इम्प्रूव करना चाहते हो, कैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपको एक डिसीजन मेकर भी बनाता है। रिफ्लेक्टिव अप्रोच एक ऐसी टीचिंग अप्रोच है जिसमें बहुत सारे चेंजेस वी कैन सी इन द टीचिंग, है ना? बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं अगर वो सच में कर रहा है। ठीक है, टीचर जो है वो एक्सप्लोर करता है अपनी ही टीचिंग को और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करता है उसमें, और चेंजेस लाता है अपनी एटीट्यूड में, अपने आवरण में। ठीक है, अब देखो सरकारी टीचर्स हैं, वो बोलते हैं क्या पढ़ाना है इनको, ये तो एक तो पढ़ के नहीं आते हैं, एक तो घर पे जाएंगे ये अपने ही काम में धंधे में लग जाएंगे, तो इनको पढ़ा के भी क्या मिलना है, इन्होंने बनना ही सर फैक्ट्री में ही जाना है, तो इन्होंने छोटे छोटे काम ही करने हैं, तो इनको पढ़ा के क्या मिलेगा। तो दे आर सो, मतलब कि एफर्ट ही नहीं लगाना चाहते। तो कहीं ना कहीं टीचर की जो कैपेबिलिटी थी, जो वो एग्ज़ाम पास करके उस स्कूल के अंदर आए थे कि हम अपनी अपनी टीचिंग्स पे रिफ्लेक्ट करेंगे, जो रीसेंट न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उसको वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मतलब है उनकी टीचिंग का ना? वो टीचर थोड़ी ना है, फिर वो वहाँ पे रेस्ट करने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि उस स्कूल्स के अंदर कि बच्चे को टॉपिक के बारे में ही नहीं पता है, उनको कोई क्यूरोसिटी ही नहीं, क्यूरोसिटी बोल रही हूँ, जो भी बोलते, क्यूरियस माइंड नहीं है वो पीपल्स, दे वर लाइक कि फोकस ऑन द रोट मेमोराइजेशन। और टीचर भी क्या करे, टीचर भी उनको क्वेश्चन लिखवा देता है ताकि पेरेंट्स को लगे कि हाँ पढ़ के आया हमारा बच्चा। तो जो पेरेंट्स हैं वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि चेक कर पाएँ कि हमारे बच्चे ने कितने स्पेलिंग सही किया है। अरे उससे क्वेश्चन ही पूछ लें कि तुम्हें कितना आता है, जो तुमने लिखा है क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, अंडरस्टैंडिंग है। तो बल्कि टीचर वहाँ पे कहीं न कहीं अपनी 100% जो टीचिंग के प्रति, प्रैक्टिसेस के प्रति देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है ना। तो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा है वो अपनी टीचिंग में, जो चेंजेस ला सकता है। आज के टाइम में कितने सारे मेथड्स, न्यू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आ गई, RCEM अप्रोच आ गई, प्रोबिंग क्वेश्चंस हो गए, चार्ट के थ्रू पढ़ा दो, एड्स का इस्तेमाल करो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चे को पढ़ाओ, साइंटिफिक मेथड्स लाओ, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करो, कंप्यूटर टीचर को आना चाहिए, है ना? तो कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ, कैसे तुम स्पीकिंग स्किल्स के अंदर वर्क कर रहे हो, रीडिंग स्किल्स बच्चे की कितनी इम्प्रूवेबल है, कितना वो रियल लाइफ एप्लीकेशंस कर पाता है अपनी नॉलेज की, हर चीज़ को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। 6 क्लास से आपकी ओरिएंटेशन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, ऑक्यूपेशनल आपकी काउंसलिंग होती है, किस फील्ड में आपको जाना है, 6 क्लास से ही बच्चा एक फील्ड में डाल दिया जा रहा है। एक तरीके का क्या है, ये एक इनोवेटिव लर्निंग्स है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हमें दिखा ही नहीं। जब वाइल वी आर गोइंग फॉर द टीचिंग प्रैक्टिस, तो वहाँ पे ना बच्चा क्यूरियस है, ना बच्चे को इंटरेस्ट है जानने में, ना बच्चे को पूरा पूरा उनका सेशन ईयर हो चुका है, फिर भी बच्चे को पास पता नहीं कैसे हो जाता है। वो रैंडम चैप्टर उठाया, वहाँ से 2 क्वेश्चंस गाइड से पढ़ा रहे हैं टीचर्स, गाइड लेके आ रहे हैं, उनमें से क्वेश्चंस उनको आंसर करवा रहे हैं। उनको वर्ड जो उन्होंने लिखा हुआ है उसको, उसके बारे में उनको पता नहीं है, क्या मीनिंग है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या लर्निंग्स हैं। और टीचर भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है कि भाई चलो बच्चे नहीं हैं, हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें क्लास के अंदर, इन्वायरमेंट ऐसा बनाएं जिसमें बच्चा सच में इंटरेस्ट ले रहा है, जो बच्चे पढ़ सकते हैं, जिनका दिमाग उसमें लग सकता है। बट ऐसा टीचर की एक्टिविटीज़ में हमें दिखा ही नहीं। टीचर वर लाइक कि मारो इनको मारो, है ना?
इनको ये सुधरते नहीं हैं, ये इनकी अटेंडेंस नहीं है, उनको बस अटेंडेंस फुलफ़िल करनी है, उनकी भूख मिटानी है, मील्स उनके प्रॉपर होने चाहिए। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि हम किस तरह के लर्निंग्स दे रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस बच्चों को दे रहे हैं, है ना? तो इम्पॉर्टेंट होता है कि टीचर को हर टाइम जो भी फ़ेज़ में वो है, अगर वो उसको 25 साल हो गए हैं, 13 साल, 20 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो उसका ये कर्तव्य होता है कि हमें टाइम के साथ जो एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं या फिर जो टीचिंग ट्रेंड्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, है ना? और इससे उसकी ही ग्रोथ हो रही है ना। एज अ टीचर वो एक कुछ नया सीख रहा है, अपने आप को एक बाउंड बिलीफ सिस्टम में नहीं बांधा हुआ है, वो नया नया टीचर हमेशा लर्नर होता है, हमेशा सीखता चला जाता है, कभी भी अपनी लर्निंग रोकता नहीं है। अब तो मुझे आ गया, अब मुझे क्या ज़रूरत है करने की, नहीं। हर साल वो नए नए ट्रेंड्स के साथ रिसर्चेज हो रही हैं, उस पे वर्क कर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ हर साल 10 सालों में चेंजेस होते हैं, एजुकेशन सिस्टम में बुक्स चेंज हो रही हैं, करिकुलम चेंज होता है। टीचर का क्या पर्सपेक्टिव है, टीचर उसमें कितना अपना एफर्ट्स डाल रहा है, क्लास के अंदर हमें प्रैक्टिसेस कैसे देनी है, हमारी पेडागोजीज में चेंजेस आ रहे हैं। ये क्या है, एक तरीके का रिफ्लेक्शन ही तो है। अब अपने सब्जेक्ट के अंदर और इसमें क्या हो सकता है, और इसमें बातचीत, कितना डिस्कशन हो सकता है, कितना डिबेट्स हो सकती है, कितने तरीके से बच्चे को अवेयरनेस दी जाए, बच्चा का बिहेवियर कैसा है, वो क्यों बुली हो रहा है आज के टाइम में, वो इतना क्यों टॉर्चर हो रहा है, उसकी मेंटल इलनेस इतनी क्यों बढ़ रही है ना? ये टीचर की हर एक एस्पेक्ट्स को जनरेट करता है, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ में सहायक होता है। ना सिर्फ उसका सब्जेक्टिव नॉलेज टीचर को होना चाहिए, है ना, बल्कि उसको इर्द गिर्द की जो न्यूज़ हैं उसको कनेक्ट करना आना चाहिए। बच्चे को क्यूरियस माइंड बनाना, वो हमेशा क्वेश्चन करता रहे, उसका उसकी जो क्यूरोसिटी है उसको बढ़ाते रहना, उसको दबाना नहीं कि ये क्वेश्चन है रट लो। नो, वी हैव टू जनरेट द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट सो दैट कि बच्चा जो है वो लर्निंग उसकी कभी रुके ना, ठीक है? तो टीचर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लर्नर होता है, वो हमेशा सीखने के लिए तत्पर होता है, इसलिए उसने ये प्रोफेशन चूज़ किया होता है कि हमें हमेशा नॉलेज के लिए ललाहित रहना है, मतलब लालच होना ही चाहिए, है ना? तभी वो एक अच्छा टीचर उस प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकता है, ठीक है? और वो स्टूडेंट को एक एक नया आयाम प्रोवाइड कर सकता है। सजेस्ट दैट एक्सपीरियंस अलोन इन द इनसफिशिएंट प्रोफेशनल ग्रोथ, और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, है ना, वो और एजुकेटर्स को भी प्रूव कर सकता है, ठीक है? तो ये क्या था, रिफ्लेक्टिव टीचर एजुकेशन। ई टीचर एजुकेशन मतलब कि अब जो है डिजिटल टूल का इस्तेमाल करना टीचर एजुकेशन में, मतलब कि टीचिंग कैसे करनी है, कैसे प्रैक्टिसेस इम्प्रूव हो सकती हैं, किसका इस्तेमाल करना, इंटरनेट का इस्तेमाल करना, मीडिया का इस्तेमाल करना, बॉलीवुड का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना? हाँ, कुछ ऐसी फ़िल्में हैं जो वहाँ से भी टीचर सीख सकता है। यू नो ज़रूरी नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर बुक से ही टीचर सीख सकता है। रीडिंग बुक्स, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, रिसर्चेज़ हो रही हैं, बहुत सारे लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं, कमीशंस बन रहे हैं, है ना? बहुत सारी तरीके की चीज़ें हैं इंटरनेट के ऊपर, तो उसका इस्तेमाल करते हुए टीचर अपने कार्य में चेंजेस ला सकता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय यूजिंग इंटरनेट मीडिया, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? हम खुद की भी हेल्प करते हैं। एक इंडिविजुअल की अर्ज होती है कि हमें नॉलेज मिले, ठीक है? ई लर्निंग मीन्स द एजुकेशन, जो कि क्या करता है, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी, ये सब को मिलाकर क्या बनता है, ई लर्निंग, ठीक है? वेट अ सेकेंड, देखो, जो क्लासरूम के अंदर बात हो रही है रिफ्लेक्सिव टीचिंग की, जिसमें पीयर जो टीचर पीपल टीचर है वो आपको ऑब्जर्व करके आपकी प्रॉब्लम्स को बता रहा है, ठीक है?
अब ई-लर्निंग से क्या, बहुत सारे टीचर्स इसमें कॉम्प्लेक्सेस, बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे प्रैक्टिसेस आप उस पे टेक कर सकते हो, ठीक है? कम्युनिकेशन आपको कैसा रखना है, आपका जो वर्ड वोकैब्युलरी है वो कैसी है। आपने देखा होगा खान सर, ठीक है? खान सर का जो वोकैब्युलरी है, वो किस तरह का जो टेस्ट लेके आते हैं पढ़ाई के अंदर। है तो नॉर्मल वही फैक्ट एंड फिगर्स हैं, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, ये चेक कर सकते हैं। कम्युनिकेशंस, एफिशिएंसी, मतलब कि एक रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना। एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना, मतलब कि जो एनिमेटेड डिजिटल बोर्ड्स आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे एनिमेटेड एनिमल्स देख सकते हैं। बच्चों को एनिमल्स के बारे में बताना है तो वो एनिमल सच में वो एक्टिविटी कर रहा है। एक आपको एक विजुअलाइज आपको एक इमेज दी जा रही है, वो भी एक वर्चुअल फॉर्म में। जब आप रियल लाइफ में जाओगे, उस एनिमल को देखोगे, तो आपके अंदर वो आइडिया आएगा कि अच्छा क्लासरूम के अंदर ऐसा देखा था। तो मोटिवेशन मिलती है कि सेल्फ मोटिवेट होता है टीचर। तो ई लर्निंग जो होती है वो एक ऐसी फॉर्म है लर्निंग की, जिसमें हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं वो किसके थ्रू सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू सीख रहे हैं। इसमें हमारा जो है कि एक लर्नर लर्न करता है अपने पेस के हिसाब से, मतलब कि उसकी कितनी लर्निंग पेस है अपने टाइम पे, ठीक है? सुबह उठते ही हम पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम स्कूल में हैं तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में फॉर्मल सेटिंग में पढ़ना पड़ता है, ठीक है? बट यहाँ पे क्या है, आप कहीं पे भी हैं, ठीक है? आप बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं तो आप घर पे बैठ के 1 घंटा लगा के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ई लर्निंग क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, ताकि बच्चा सीखे, खुद से सीखे, है ना? अपने हिसाब से सीखे, अपने टाइम के हिसाब से। अब रात हो रही है तो कहीं फॉर्मल सेटिंग में ऐसा नहीं है कि आप कभी भी पढ़ सकते हैं, रात के 12 बजे भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, बस आपको क्या, आप इसमें कोलैबोरेट कर सकते हो अपने पीयर्स के साथ, पढ़ सकते हो, है ना? जैसे कि कॉन्फ्रेंसिंग होती है। अ, इसमें लर्निंग क्या है, एक फॉर्मलाइज इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के थ्रू ही हम पढ़ सकते हैं। इसमें टीचिंग भी किए जा सकती है, जैसे कि टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो लैपटॉप से पढ़ाते हैं, अपने टैबलेट से पढ़ाते हैं, फ़ोन से, जैसे कि अभी आप फ़ोन से देख पा रहे हो। जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, ज़ूम ऐप होता था, क्लासरूम एक ऐप होता था क्लासरूम, है ना? उससे हम क्या कर रहे थे कि अपनी जो टीचिंग मटेरियल है या फिर अपनी क्लास है उसको संचालन कर सकते हैं, जैसे कि कोरोना में हमने किया ही था। वाइल टीचिंग कैन बी बेस्ड ऑन आउट ऑफ द क्लासरूम, किसी क्लासरूम में नहीं बैठना पड़ेगा आपको एक वर्दी पहन के, एक बढ़िया सी एक पर्टिकुलर, आप अपने घर में बेड के ऊपर बैठ के मस्त आप कोई भी लेक्चर को अटेंड कर सकते हो टीचर का, ठीक है? ई लर्निंग कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ नेटवर्क, जिसमें हम बहुत सारी स्किल्स का आदान प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि नॉलेज, एजुकेशन। बहुत सारे लोग एट अ टाइम, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से क्या है, लर्निंग संभव हो सकती है। रैपिड प्रोग्रेस होती है ना? लर्निंग होती है सिस्टम से, और इस तरह से हम अपने स्मार्टफोन से, अपने टैबलेट से पढ़ सकते हैं। दीज डिवाइसेस नाउ हाउ इम्पोर्टेंस इन द क्लासरूम फॉर द लर्निंग्स, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। बुक आर ग्रेजुअली गेटिंग रिप्लेस बाय इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। अब जो बुक्स है ना, ई बुक्स हो गई हैं। आपको अमेज़न से कोई बुक रीड करनी है, आप ऑनलाइन रीड कर सकते हो। आर्टिकल कोई रीड करना है, आपको कोई न्यूज़ सुननी है या फिर आपको कोई न्यूज़ पढ़नी है, तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हो। ज़रूरत ही नहीं है आपको किसी बुक की, ठीक है? आपको एक लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन सब कुछ मिलने वाला है। बट ये है कि आप कितने डेडिकेटेड हो उसको पढ़ने के लिए, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंस होती है। बट इंडिविजुअल्स जो भी हार्ड वर्क होता है ना, जो भी कॉन्शियस वर्क होता है ना, वो उसके करने के लिए हमारा दिमाग पीछे ही होता है कि रहने दो भाई, ये नहीं करना। बट कहीं न कहीं ये अपने ऊपर निर्भर है कि हम कितना उसका फ़ायदा ले सकते हैं। बुक आर ग्रेजुअली गेटिंग रिप्लेस्ड
रिप्लेस हो रही है ऑब्वियसली, बुक्स की ज़रूरत ही नहीं है, ऑनलाइन ही मिल जाएगा आपको सब कुछ। तो नॉलेज कैन बी शेयर्ड बाय इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं 24/7 एनी टाइम। तो फीचर्स क्या हैं, फीचर ही फीचर हैं इसके भाई। आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह, हम यहाँ से बैठ के, इंडिया से बैठ के हम अमेरिका की एजुकेशन स्ट्रैटेजीज़ को देख सकते हैं, उनके जो टीचिंग क्लासरूम हैं वो उसको देख सकते हैं, वो किस तरह से पढ़ाते हैं, किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों की लर्निंग्स में, उनके क्लासरूम कैसे होते हैं, वो सब्जेक्ट को किस तरह से लेके जा रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं। हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबलाइज्ड मतलब कि ई लर्निंग है, वहाँ से हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कल्चर को भी इनहेरेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे बात हो रही है एजुकेशन की। तो ऑनलाइन एक्सपर्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, साइकेट्रिस्टिक्स होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए थेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, क्लास के अंदर डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। टीचर को हर प्रकार की मदद जो है ऑनलाइन मिल सकती है, बेस्ट रिसोर्सेज मिलते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स ने लेसन प्लान्स बनाए होते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाई होती हैं, हम उनसे कॉपी तो नहीं बट एक तरीके का एक मॉडल चेक आउट कर सकते हैं माउस क्लिक करने से। ई लर्निंग जो है वो एक सेंटर अक्रॉस द लर्नर, मतलब कि एक जो लर्नर है ना, जो सीखने चाहता है, तो उसका एक सेंटर हो सकता है। ई लर्निंग जो है वो एक रियल टाइम अवेलेबल है कि 24 घंटे 7 दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्प्रिहेंसिव बहुत बड़ी चीज़ है, वाइडर है, ठीक है। नेटवर्क हमें चाहिए होता है इसमें, है ना। और ब्लेंड लर्निंग, इसमें ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे कि वर्चुअल क्लासरूम जिसमें कि हमारी ऑनलाइन टीचिंग जिसमें होती है, सिमुलेशन जिसमें हमको रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होगी उसको वर्चुअली हम उसको सिमुलेट कर रहे होते हैं, सिमुलेशंस होती हैं, एनिमेशंस के थ्रू हमें वो रियल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने की कोशिश करवाई जाती है। कम्युनिटी बिल्ट होती है, इवन हमें पता चलता है, कम्युनिटी मतलब कि हमें ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है कि अच्छा ये भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो कम्युनिटी एक बनती है। इवन क्लासरूम भी इसमें बना सकते हैं। अब कितने प्रकार की ई लर्निंग होती है, एक तो होता है जो कि लाइव होता है, जैसे कि कोई भी लाइव, आपने यूट्यूब देखा होगा जिसमें लाइव सेक्शन होता है, जिसमें टीचर ऑनलाइन आता है, लाइव स्ट्रीमिंग करता है और क्लास को लेके चलता है, ठीक है। वो होती है लाइव, जिसमें सिंक्रोनस क्या होता है, लाइव, जिसमें जैसे लाइव रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी, ठीक है। अब चल रहा है, सुबह के बज गए हैं 6 और 6 बजे यहाँ की आज की मुख्य खबरें। तो रेडियो मतलब एक तरीके का आपको लाइव, जब हम कोई टीचिंग कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस, जिसमें रियल टाइम पे, सेम टाइम पे वो चीज़ कहीं और हो रही होती है। मान लो कि मैं बैठी हूँ इंडिया में और अमेरिका से एक एजुकेटर मुझे पढ़ा रहा है कोई चीज़, ठीक है, तो वहाँ का रियल टाइम और यहाँ का रियल टाइम मतलब मैच कर रहा होगा, वो भी जगा हुआ होगा, मैं भी जगी हुई होंगी, हमारा एक कॉन्वर्जेशन है, ठीक है, सेम पेस पर हम हैं। तो वाइल ट्रेनर एंड लर्नर फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, बट वो कहीं ना कहीं सुन रहे होते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बट टच वच नहीं कर सकते, ऑनलाइन होते हैं ना। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब यहाँ से दिल्ली से एक टीचर पढ़ा रहा है और हम बैठे हैं, ठीक है, अपने मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश से हम लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं किसकी, दिल्ली के एक टीचर की। तो कहीं ना कहीं इसको क्या बोलेंगे हम, सिंक्रोनस, जिसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम ऐप पे लाइव, ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, 2 वे लाइव सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट होते हैं। एसिंक्रोनस होता है जब टीचर ने कुछ कंटेंट बनाया और उसमें एक वीडियो में सारा कुछ बोल के एक वीडियो बना ली, और वीडियो जब बना ली तो उसको चैनल पे डाल दिया, तो उसको एसिंक्रोनस बोलते हैं, मतलब कि लर्निंग
वो ऑन द टाइम नहीं चल रही है। मान लो कि मैंने बनाई, आज वीडियो बनाई और 10 दिन बाद डाली, तो वो कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लाइव नहीं है, वो मतलब कि एक तरीके का क्या है, प्रिपेयर अ कोर्स वेयर, मतलब कि आप एक प्रिपेयर कर रहे हो मटेरियल को और फिर वो बाद में दे रहे हो कहीं ना कहीं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एसिंक्रोनस, जो कि रियल टाइम में नहीं हो रही होती, ऑनलाइन नहीं होती, मतलब कि लाइव नहीं होती, ऑनलाइन वही लाइव टेलीकास्ट नहीं होती, बल्कि वो आफ्टर द टाइम, मतलब कि थोड़ा डिले करके होती है, जिसमें लाइव हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते। जो पैसिवली व्यक्ति है वो उसको सिर्फ देख सकता है, उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है इंटरनेट की मदद से, जैसे सीडी रोम में या फिर वीडियो टेप्स में, या फिर आपने रिकॉर्ड कर लिया है, रिकॉर्ड करके पड़ी हुई है वीडियो, है ना, कोई आपने ऑडियो टेप है, रीडिंग ईमेल मैसेजेस होते हैं, ठीक है, सेमिनार्स हैं जो कि वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दी, हम बाद में देख सकते हैं, ठीक है। मान लो कि अगर हम अवेलेबल नहीं है उस समय, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम बाद में भी देख सकते हैं। तो यही होता है एसिंक्रोनस, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स यही है कि भाई ये अपने लर्निंग नीड के हिसाब से, जो इंडिविजुअल्स फटाफट एक क्लास के अंदर 1 घंटे के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, तो हम क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके बाकायदा उस टॉपिक को सर्च करके हमें पता चल जाता है कि हम, अच्छा ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई थी, अच्छा मैं यहाँ से इस तरह से स्पीड कम ज़्यादा करके हम ई लर्न कर सकते हैं। तो ई लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। रिमोट एरिया में ये आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे रिमोट एरिया में इन इंटरनेट का इस्तेमाल करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब हर कोई फिज़िकली क्लासरूम के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है, पर्टिकुलर ऑडियंस उसकी नीड्स के हिसाब से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है, जो हमें चाहिए होता है हमारे हिसाब से। ई लर्निंग वेरी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, मतलब स्ट्रीमिंग करते हैं, फॉलोड बाय असेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सेल्फ पेस के हिसाब से बहुत बड़ी ऑडियंस हमें सुन सकती है। एडवांटेज क्या है कि हमें जस्ट इन द टाइम नॉलेज, वेयर जहाँ पे भी हम करना चाहें, कहीं पे भी हम खड़े हों, दूर रिमोट इलाके में हम खड़े हों, तो वहाँ से हम इसको देख सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, इंटरेक्शन और कोलैबोरेटिव लर्निंग भी होती है, ठीक है। सेल्फ पेज अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, जिसको नहीं फटाफट नहीं समझ में आता वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके बार बार रिपीटली उसको पढ़ सकता है। इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव होती है, एफिशिएंट होती है। और डिसएडवांटेज यही है कि कुछ लोग तो इसको अभी तक फॉलो नहीं कर पाए, ठीक है। हमें पता है कि कितनी एडवांसमेंट हो गई है, 4K डिजिटल स्क्रीन आ रही हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोगों को तो आज तक मोबाइल का मतलब है कि बस गेमिंग ही खेल रहा होगा या फिर कुछ और ही कर रहा होगा, इसका कोई रियल एप्लीकेशन नहीं आई ज़िंदगी में करने के लिए। तो इक्विपमेंट का एक डिस्ट्रैक्शन पार्ट भी होता है, कॉस्टली भी होता है, रिपेयर भी बहुत अच्छे से मांगता है, वो एक्सपेंसिव होता है। आइसोलेशन एक्सपीरियंस, मतलब कि हम क्या करते हैं, एक कम्युनिटी नहीं होती है, हम क्या करते हैं, इंट्रैक्शन तो कर रहे होते हैं, हम अलोन हो जाते हैं कहीं ना कहीं, इसमें हमारी आइसोलेशन एक्सपीरियंस करता है एक इंडिविजुअल, क्योंकि वो एक वर्चुअल फॉर्म में है, किसी भी एंटिटी को हम देख रहे हैं वो वर्चुअली है, हम उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, हम अपनी फीलिंग्स क्या, हमें क्या समझ में आया उसके साथ शेयर नहीं कर सकते। डिस्टेंस लर्निंग होती है, बिल्कुल नो फेस इंट्रैक्शन होती है, हम फेस टू फेस इंट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, टच फील नहीं कर सकते उस व्यक्ति को, क्लासरूम का वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, ठीक है। हाँ, सोशल पार्टिसिपेशन इन द सेंस कि एक तरीके का अपना एक्सपीरियंस, अपना अपनी लर्निंग्स वो नहीं प्रूव कर सकते, इमोशंस रियल टाइम एक्सप्रेस नहीं कर सकते,
लैक ऑफ सोशल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे हम कैसे उठना बैठना, आपस में कैसे आचार विचार, दूसरों के विचारों का सम्मान करना, ये हमें नहीं आ पाता। लैक ऑफ प्रोविज़न फॉर टीचर ट्रेनिंग। अब यहाँ पे टीचर कैसे ट्रेंड होगा, बताओ? सुन के ट्रेन हो जाएगा क्या? वो जब तक उसको करके नहीं देखेगा, क्लासरूम के अंदर वो बच्चे एक्चुअल में ऐसे परेशान करते हुए नहीं दिखेंगे, कैसे सीखेगा बताओ? नहीं सीख पाएगा। सिर्फ पेडागोजी रटने से या फिर स्किल्स मेथड्स को पढ़ लेने से, थ्योरी को पढ़ लेने से आपको टीचिंग नहीं आ जाएगी। आपको उसको करके, प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, ठीक है? फिजिकली इनएक्टिव होता है, बस बैठ के सुन ही रहा होता है, देख रहा होता है, उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, या फिर उसको इमोशंस में उसको कर सकता है। बट कहीं ना कहीं अगर उसको हम वो एक्टिव, बॉडीली एक्टिव नहीं है, उसको करके नहीं देखेगा, सच में वो प्लान नहीं कर रहा है, उस पर एक्शंस नहीं ले रहा है, तो फिर वो क्या फ़ायदेमंद है? क्या नहीं है ना। को करिकुलर एक्टिविटीज़ उसमें होती ही नहीं, ठीक है, नेगलेक्टेड हो जाती है ई लर्निंग में। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। देखो कभी कभी टेक्नोलॉजी भी डिफेक्ट कर जाती है। अगर आपके घर में लाइट ही नहीं है तो आपका वाईफाई कैसे चलेगा? आप कैसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे? कैसे आप फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे? ई लर्निंग स्टॉप हो जाती है वहीं पे। और यहाँ पे डाटा का भी कोई सिक्योरिटी नहीं कि आपका डाटा डिलीट भी हो सकता है, हैक भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ना। ये सारा डिस्कशंस क्या है, बताता है कि ई लर्निंग जो है वो एक इनोवेटिव टेक्निक है जिसमें हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सैटेलाइट्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, हमारे सिग्नल्स भेजती हैं। हम एक जगह पे बैठे हैं, केरला में बैठे हैं, और सीधा हम लद्दाख तक पहुंच सकते हैं। बस हमारे पास वो काबिलियत होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है। हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं थ्रू द इंटरनेट सर्विसेज, और ये एक अच्छा बून है एक तरीके का, ठीक है, जो अच्छे टीचर्स बनना चाहते हैं। फॉर्म ऑफ ईमेल, ई बैंकिंग, ई बुकिंग, ई कॉमर्स, डे टू डे लाइफ। हम बहुत सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं कंप्यूटर में। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि इसमें ना हमें वो रियल कॉन्क्रीट एस्पेक्ट नहीं मिल पाता। हम वर्चुअली ही कोई चीज़ को मेंटली ही कंस्ट्रक्ट होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा किस तरह से जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो आज की न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टीचिंग मेथड है, जिसको बहुत इसमें और सोचने की ज़रूरत है, और डीप एंड अंडरस्टैंड डेप्थ हमें प्रैक्टिकली इसको करने की ज़रूरत है। कि हम कोई भी 6th क्लास की सोशल साइंस की बुक उठाएं और उसको प्रैक्टिकली करके देखें। हम सबसे पहले तो इंटरनेट से डाटा कलेक्ट करें, है ना। कलेक्ट करके हम उस पर स्ट्रैटेजीज़ डिफ़ाइन करें, अलग अलग लोगों से पता करें कि इस पे और क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, कौन कौन से मेथड इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा, अब मुझे आईसीटी का इस्तेमाल करना है तो मैं कौन से एनिमेटेड वीडियोज़ या फिर एनिमेटेड कार्टून्स इसमें इस्तेमाल कर सकती हूँ। अच्छा, मैं कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चे को इन्वॉल्व कर सकती हूँ, कैसे बच्चे को एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के थ्रू मैं लर्निंग दे सकती हूँ। अपने ही काम पे रिफ़्लेक्ट करना, उसको हम रिफ्लेक्टिव अप्रोच कहते हैं। अब टीचर जब अपने ही काम पे रिफ़्लेक्ट करेगा, ऑब्वियसली उसकी टीचिंग जो है वो इम्प्रूवेबल होगी। वो अपनी ही एक्शंस पे वर्क करेगा कि अच्छा मैं यहाँ पे गलत था, अपने को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ यहाँ पे ये सही हो सकता था, इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता था। एक विनम्र होके अपने को चेक करेगा ना, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा एटीट्यूड, अवेयरनेस अपने प्रति, प्रोफेशनल उसकी ग्रोथ होगी। तीसरा हमने पढ़ा कि ई लर्निंग, तो हम टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो आप अमेरिकन्स को देख सकते हो, अमेरिकन टीचर्स को देख सकते हो, वो कैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं, और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जिन्होंने 20-20 30-30 साल लगा दिए हैं पढ़ाने में। नई नई इन्वेंटरीज़ निकाली हुई हैं, उनके बारे में पढ़ो, बुक्स के बारे में पढ़ो, क्या क्या तरीका हो सकता है। अच्छा, क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, उसको एक जर्नल बनाओ, उसमें पॉइंटर्स बनाओ, है ना। जो सब्जेक्ट है उसमें आप कितना इनोवेशंस ला सकते हैं, कितना आप उसको थॉरटाइज़ कर सकते हैं। ईमेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं
अमेरिकन टीचर्स हैं जिन्होंने वेबसाइट्स बनाई हैं, उसमें अपना एक पोर्टफोलियो बनाया है कि इस तरह से मैं ये बनाती हूँ, इसके रिलेटेड हमने ये लेसन प्लान्स, ट्रिप्स या फिर पीपीटीज बना सकते हैं। उसके कंटेंट कोर्सेज बनाए हैं कि कैसे एक टीचर को प्रैक्टिसेस, उसकी पैडागोजीज को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ओरिएंटेशन कोर्सेज होते हैं, रिफ्रेशर्स कोर्स होते हैं, रिसर्चेज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। ये सब चीज़ें क्या है, एक तरीके का हम वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, हम सिर्फ सीटेट दे के या फिर अब तो लग गए, बस हम नौकरी में इतने ही पैसे मिलेंगे, चलो रटाते रहते हैं इनको, हमें जितना पता है और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है भाई, क्यों ज़रूरत है। तो एक तरीके का आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी और आपकी जो टीचिंग के प्रति जो प्रेम है वो भी रुक जाएगा। तो ज़रूरत होती है कि हमें एफ़र्ट मारने की, सीधी सीधी बात है। तो हमने यहाँ पे सीखा 3 मेजर इनोवेशंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो आई होप यू विल गेट अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज इन दिस लेसन। सो 2 घंटे का लेक्चर हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।